बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करता बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपको चाय मिल गई होगी। मैंने आज थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया क्योंकि आज मेरे पास टाइम था। मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ। वैसे नाश्ता करने से ना एक बात है, एनर्जी आपकी सुबह ना बहाल रहती है, अदरवाइज़ आप बड़े डाउन फील कर रहे होते हैं। और खाली पेट चाय पी के तो दो कि मेरे लिए वो मैं यूज़ टू हो गई हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यूज़ टू नहीं होते। अच्छा जी, अगर आपने अखबार नहीं पढ़ी है तो आपको मैं बता दूँ कि कल रात का नहीं बल्कि कल की ये डेवलपमेंट है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रंप ने जी टैरिफ भार बढ़ा दिया इंडिया के ऊपर, जो कि 25% से बढ़कर 50% कर दिया है और उस पर जो दस्तावेज़ात हैं उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। चूँकि रूस और इंडिया के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे थे, ऐसी सूरत हाल में बतौर सज़ा कहा जाए कि अमेरिका ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ है वो 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो अभी क्या होगा इस पर अब इंडिया ने फैसला किया है कि वो कुछ रिएक्ट करेंगे। तो क्या रिएक्ट करेंगे, लेट्स सी। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग खबर थी, लेकिन इसकी डिटेल पे आगे जाके मैं बात करूंगी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन होने वाली है टैरिफ के मामले को लेकर। लेकिन सुबह सुबह आज जो हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है और इस पर हम मुसलसल बात किए चले जा रहे हैं, नाला लई के हवाले से, जो रावलपिंडी शहर का अहम बरसाती नाला है, हर साल मानसून के मौसम में शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन जाता है। बारिशों के दौरान जिसमें आने वाली जो तुग़यानी है ना सिर्फ नशेबी इलाकों को ज़ेरे आब लेकर आती है बल्कि इंसानी जानो माल को भी शदीद ख़तरात लाहक हो जाते हैं। संगीन सूरत हाल की एक बड़ी वजह यह है कि नाला लई के इतराफ़ में जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, बेहंगम तामीरात कह ले, बरसाती जो पानी है उसके रास्ते में जो रुकावट है, ये कोई नई बात नहीं है और इस पर हम बहुत अरसे से बात कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। मगर इनके ख़ात्मे के लिए हुकूमत क्या करिए, ये हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है। लेकिन अब जबकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ किया है, तो ये इक़दाम बरसों की के लिए लापरवाही गफलत के बाद एक रिएक्टिव इक़दाम महसूस हो रहा है कि किसी प्रॉपर मनसूबाबंदी का हिस्सा है या नहीं है। ये सवाल वहीं पे बरकरार रहेगा, जबकि हर साल यही मंजर दोहराया जाता है और इसके मुस्तकिल हल के लिए अब तक कोई इक़दाम क्यों नहीं किए गए। और अगर पहले ही तजावुज़ात हटा दी जाती, निकासियाब का मसला बेहतर बनाया जाता, नाला लई को साफ रखा जाता, तो आज हज़ारों लोगों को इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। हम हमेशा से बात करते हैं कि तजावुज़ात हो, गैर कानूनी तामीरात हो, कंस्ट्रक्शन हो, लोगों की आबादियाँ हों, ये अगर इन दरियाओं के बरसाती नालों के रास्ते में बनाई गई हैं तो हमारा पहला सवाल ये है कि इनको बनाने दिया ही क्यों गया। अब जब वहाँ पे लोग आबाद हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, तो अब आप कह रहे हैं कि जी हम इनको हटाएंगे, और फिर जब आप हटाएंगे तो लोग ऑल्टरनेट उनके पास क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो बना के रहना शुरू कर दिया है। नाला लई का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंट जो बारिशें हुई हैं मानसून की और इसमें जो तबाही हुई है, जिसमें गाड़ियाँ बही हैं, लोगों का जानो माल का नुकसान हुआ है, वो एक अलग कहानी है। और अब ये इक़दाम क्यों लिया जा रहा है और इसके लिए क्या कोई प्रॉपर प्लानिंग है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहले भी हमारे कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात कर चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर ज़ैनब, ये हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं आपसे, मेरी कॉन्वर्सेशन इस हवाले से पहले भी हुई है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें एलेबोरेट भी कीजिएगा कि ये जो अब हम RDA तजावुज़ात का जो कह लें ऑपरेशन कर रही है उनके ख़िलाफ़, लेकिन हमारे पास कोई मुस्तकिल प्लान नहीं होता। ये फिर हम हटाएंगे, ये फिर बन जाएंगे तजावुज़ात। हमने हमेशा एज इट इज़ पंजाब के अंदर भी देखा है कि अगर दुकानों के बाहर से कुछ हटाया जाता है, ताले लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद वहीं से वो इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं। सो ये कोई मुस्तकिल हल है हमारे पास? देखें, आप बात कर रही हैं नाला लई की। लई एक कदीम नाला है जो यहाँ कई बरसों से, कई सदियों से मौजूद है। और अगर बात करें कि जब यह रावलपिंडी शहर आबाद हुआ था
रावल जुगनी ने जब ये शहर आबाद किया था, उस वक़्त यहाँ मुसलमान हिंदू दोनों बसा करते थे और इस नाला जिसको हम कह रहे हैं, ये एक दरिया था और इसके पानी का इस्तेमाल किया करते थे साफ़ पानी की तरह जैसे इस्तेमाल होता है और रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी ये पानी इस्तेमाल होता था, तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है फिर यहाँ पे जहाँ पे पानी होता है वहाँ आबादियाँ शुरू हो जाती हैं। आबादी शुरू हुई लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद 1994 से लेके 2004 तक तकरीबन यहाँ पर 19 सैलाब रिकॉर्ड किए गए जो कि नाला लई की तबाही का बाइस बने, यानी इसकी वजह से तबाही आई। अब ये कोई नई बात नहीं है कि हम अभी पिछले साल या 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये 1994 से ओके। चल रहा है। और आपको याद होगा कि 2004 में जब यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ था पिंडी में, तो भी बहुत हाई लेवल तबाही हुई एग्जैक्टली। थी, यानी क्लाउड बर्स्ट भी कोई यहाँ के लिए नई चीज़ नहीं है, ये हो चुका है, पूरा शहर डूब गया था। उस वक़्त भी एक रिएक्टिव अप्रोच ली गई थी कि हम तजावुज़ात ख़त्म कर देंगे और ये इस चीज़ को हम आगे नहीं फैलने देंगे। तो 2004 भी हमने देखा, तब हम बहुत छोटे थे और अब 2025 आ गया, लेकिन वो तजावुज़ात वहीं के वहीं हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग रिएक्टिव अप्रोच के लिए हम जब हाइप होती है मीडिया में सैलाब आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस वक़्त हम कह देते हैं हम लेंगे, थोड़े ख़त्म भी कर देते हैं, बाद में वहीं का वहीं सारा मामला होता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये अप्रोच बिल्कुल काम नहीं कर रही और लई के ऊपर तबाही अभी 2025 में ही नहीं रहेगी, ये अगले कुछ सालों में भी आएगी जब तक कि इस पे सख्ती से इन्फोर्समेंट नहीं होगी, तब तक ये चलता रहेगा मामला, कोई तब्दीली नहीं हम देख सकते। डॉक्टर ज़ैनब, ये तो आपने बात बताई है कि ये तो चले हम 2-2.5 सालों से ये बात कर रहे हैं, ये फिनोमेना बहुत पहले का है। और जब जो आप जैसे लोग जो क्लाइमेट चेंज को या इस एक्सट्रीम वेदर्स की कंडीशन को समझते हैं, दे वर वार्निंग, वो हमें सालों से वार्न करते आ रहे हैं कि ये मामला एक्सट्रीम पे जाएगा। हर गुजरते साल के साथ ये वेदर एक्सट्रीम्स हम एक्सपीरियंस करेंगे, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एक्सपीरियंस करेंगे। तो क्या ये जो जिस नाला लई जिसको हम दरिया को अब एक नाले की शक्ल वख्तियार ना, इसकी हमें सफाई का कोई सिस्टम मैकेनिज़्म नज़र आ रहा है? इसके इर्द गिर्द आबादी का अलग निज़ाम है? चलें आप तजावुज़ात हटा देंगे, यहाँ पे झोंपड़ियाँ भी हैं, लोग रह भी रहे हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे इर्द गिर्द अगर हम विज़िट भी करें तो। डू यू थिंक कि ये सिर्फ तजावुज़ात हटाने का मामला नहीं है, इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हमने चीज़ें कर दी हैं, फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के जो मसाइल हैं वहाँ पर, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? तजावुज़ात हटाने से कोई सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा? देखिए, लई का जो मामला है ना, वो सिर्फ रावलपिंडी शहर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लई की मुख्तलिफ एक्सटेंशंस हैं या शाखें हैं इस दरिया या इस नाले की, जो कि मारगला हिल्स के साथ कनेक्ट होती हैं। इस्लामाबाद में कुछ शाखें निकलती हैं, फिर ये आगे दरियाए सवां में मिल जाता है। तो अब देखें, पिंडी इस्लामाबाद में सवां और लई, इन्हीं में सैलाब और तूफ़ानी रिपोर्ट होती है। और चले लई के गिर्द तो शहर में अंदरूने शहर आबाद है, वहाँ पे स्लम एरियाज़ हैं। सवां के गिर्द तो आपकी पोश हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो मसला, और वो बनती जा रही हैं और वो हाँ। डूबती हैं, वो फिर बन जाती हैं। हम अलाउ कर रहे हैं तो वो बन रही हैं ना। मसला ये है कि ये सिर्फ अभी तो तजावुज़ात की वजह से हम तबाही देख रहे हैं। लई के गिर्द इतनी ज़्यादा तजावुज़ात हैं, उसको अगर ख़त्म भी करेंगे तो भी आपने लई के गुजरने का रास्ता ही नहीं बनाया, क्योंकि शहर में अर्बन प्लानिंग जैसा मामला हमारे मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करता कि हम ये देखें। अब उस पे सोने पे सुहागा ये है कि हम लोगों ने अभी, अगर आप कंपैरिजन करें ना, सैटेलाइट इमेजरी देखें पिंडी इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद में तो बहुत फ़र्क पड़ गया, लेकिन पिंडी में सिर्फ ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आपको जंगलात नज़र ही नहीं आएँगे। यहाँ पुराने, बरसों पुराने जंगल थे जो ख़त्म कर दिए गए। तो हमने ना बफर ज़ोन्स ख़त्म कर दिए हैं। अब क्योंकि ये पोठोहार खित्ता जो है, थोड़ा पहाड़ी खित्ता है, पहाड़ों से अभी रेले आते हैं। जब आगे जंगलात होते थे तो वो लई में पहुँचते-पहुँचते उनकी स्पीड हल्की हो जाती थी, अब वो ख़त्म हो गए। तो अब तबाही बढ़ गई और हमें ये भी मालूम हो चुका है कि अब मानसून सीज़न में सिर्फ बारिशें नहीं होती, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, और एक क्लाउड बर्स्ट नहीं होता, मुसलसल होते या रहते हैं। अब देखिए, रात से जो है यहाँ बारिश लगी हुई है, कल भी बारिश हो रही है। अभी ये क्लाउड बर्स्ट नहीं, ये आम बारिश है, लेकिन खुदा न खास्ता क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन होती है तो हमारी इंतज़ामिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इस चीज़ को कंट्रोल करने का। फिर सैलाबों से पहले दरियाओं की सफाई होती है, नालों की सफाई होती है, वो सिस्टम हम लोग देखते ही नहीं है कि यहाँ पे किसी ने लई की सफाई का इकदाम लिया हो। अभी रिंग रोड यहाँ बनना था,
कब से वो मंसूबा चला आ रहा है, आज तक तो वो उस पे कोई बात ही नहीं हुई। कहीं तक हर कोई गवर्नमेंट कहती है हम कंप्लीट करेंगे, बट वो कंप्लीट कभी आज तक नहीं हुआ। सो ये बहुत बड़ा, बहुत पुराना इशू है, जिसको हम, मेरे ख्याल से हमारा तरजीही बुनियाद पे हमारा तरजीह जो है इस तरफ नहीं आती कि हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद शहर जो कि दारुल खिलाफे के साथ उसका ट्विन सिटी है, Yeah. उसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। यू आर सो राइट कि ये तो हम तवज्जो दे ही नहीं रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं, फिर वहाँ पे सफाई, ये सफाई का मामला सिर्फ इन बरसाती नालों का नहीं है डॉक्टर ज़ैनब। ये हम हमेशा से बात करते हैं कि हमें अपने लोकल बॉडीज़ को इंगेज भी करना है, जो कि पंजाब के अंदर तो कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गली मोहल्लों में आपके गटर हैं, नालियाँ हैं, उनकी सफाई से लेकर आपको मेजर मैक्रो लेवल के ऊपर भी जो सफाई का इकदाम है वो करना है। एंड यू आर सो राइट कि बाकी फैक्टर्स तो अपनी जगह, ये सफाई भी नहीं कराते तो फिर ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा ना खास्ता क्लाउड बर्स्ट हो, बारिशें हों, अगर बैक टू बैक हो जाएं, फिर तो इमरजेंसी नाफिज होगी। और इमरजेंसी नाफिज होने में हम देखते हैं कितना नुकसान हुआ है, जानी और माली दोनों। देखिए, ये सिर्फ अब क्लाउड बर्स्ट या क्लाइमेट चेंज की इमरजेंसी इस खित्ते में नहीं है, हमें एक और फैक्टर असेस करने की जरूरत है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है कि वेस्ट मैनेजमेंट हमारी है ही नहीं। हमने तो, हमारे लिए तो लई और समा एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पे सारी सोसाइटीज का वेस्ट जो है डायरेक्ट डंप हो जाता है। पिंडी इस्लामाबाद में मुझे बताइए कौन सी ऐसी लैंडफिल साइट्स हैं जो प्रॉपर लैंडफिल साइट बनी हो जहाँ पे वेस्ट डंपिंग हो रही हो? है ही नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हाउसिंग सोसाइटीज का गंद इधर जाता है। एक और बड़ा फैक्टर है, यहाँ पिंडी में जेर जमीन आबी ज़खायर बहुत ज्यादा थे आज से कुछ बरसों पहले, लेकिन जैसे जैसे हाउसिंग सोसाइटीज बनी वैसे वैसे इतना ज्यादा अनचेक्ड ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन हुआ, इतना ज्यादा कि आबी ज़खायर यहाँ से बिल्कुल सूख गए। अब एक और फैक्टर जो हम भूल जाते हैं, और अभी उसका एक हमने मैनिफेस्टेशन देखी, वो ये थी कि ये खित्ता सिस्मिकली एक्टिव अर्थक्वेक प्रोन जोन पर भी है। और आपको पता है कि कहाँ अर्थक्वेक प्रोन जोन होती है, फॉल्ट जोन्स होती हैं, उस पे प्रेशर होता है अगर वहां आसपास पानी के जखायर मौजूद हों। जब वो पानी के जखायर खींच लिए जाते हैं या उनके रास्ते तंग कर लिए जाते हैं, तो मिट्टी में पोर्स होते हैं, जमीन में फॉल्ट जोन्स पे पोर्स होते हैं, उसमें से प्रेशर मूव होता है, फॉल्ट जोन एक्टिव हो जाती है। रवात फॉल्ट जोन इज एन एक्टिव जोन। ये सारे आपके जियोफिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, साइंटिफिकली कनेक्टेड होते हैं, जिनको आपको बहुत गौर से देखना होता है कि ना वहाँ ज्यादा ड्रिलिंग हो, ना कंस्ट्रक्शन हो, आबी जखायर का रास्ता मौजूद हो, वरना इट कैन बिकम अ ह्यूज डिजास्टर जिसको आप उसके इफेक्ट्स जो है आप कर्टेल नहीं कर सकते। सो दिस काइंड ऑफ प्लानिंग इज सिंपली नॉन एग्जिस्टेंट एट दिस पॉइंट। हमने देखा अभी जलजले भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं, बट वेयर इज द प्लानिंग? वो प्लानिंग नहीं है हमारे पास अभी। तो प्लानिंग नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक महीना पहले अलर्ट जारी कर दें? वो अलर्ट भी वो है कि जो आप और मैं टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, और इंतज़ामिया के ऑफिस के अंदर ही मुझे लगता है वो अलर्ट घूम रहा होता है, क्योंकि अगर लोगों तक पहुंच रहा है तो लोग भी, आई एम श्योर कि वो नहीं सुन रहे, बिकॉज दे नो कि उनको भी खुद ही सरवाइव करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो डॉक्टर ज़ैनब, ये एक महीना 1.5 महीना पहले जो अलर्ट आ रहे हैं, या टीवी पे बैठ के कोई रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा है जी कि इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन उस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए इफ़ वी डोंट हैव अ प्लानिंग और अ सोल्यूशन, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि ये चीज़ें हम टाइमली सॉर्ट आउट कर देंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि लोगों की जान और माल महफूज रहे? जैसे मैंने कहा कि हमें पता है इमरजेंसी की सिचुएशन है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये कब से चला आ रहा है। क्लाइमेट चेंज ने अब जरा ये बढ़ा दिया है, तो हमें पता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी हम प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं लेते और हम इमरजेंसी नाफिज नहीं करते। पहले हम वेट करते हैं डिजास्टर आए और फिर हम इमरजेंसी नाफिज करें। इसका एक और है, आप बात कर रही हैं कि अलर्ट्स नहीं होते, इसको कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम या डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हम लोग हमारे मुल्क में इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। अभी भी देखें, बजट से हमने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का बजट 30% स्लैश कर दिया, जिसका मतलब है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें पहले प्रिपेयर होना चाहिए या नहीं, डिजास्टर आएगा तो देखी जाएगी। तो ये बहुत बहुत बड़ा लूप होल है हमारी पॉलिसी प्लानिंग मेकिंग में। दूसरी बात ये कि अभी भी मौका है
कि हम लोग मजीद इंक्रोचमेंट्स होने से रोकें, मजीद ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज जिनके ड्रेनेज प्लान्स मौजूद नहीं है उनको एनओसी कैसे इशू हो। देखें अभी ये जो सोसाइटीज बनी है, क्या इनको एनओसी इशू नहीं हुआ? पहले एनओसी इशू हुआ तो वहां पे बनी ना। जब आप एनओसी इशू करने की स्टेज पर होते हैं, देन यू नीड टू चेक कि क्या दिस इज राइट, यहाँ ड्रेनेज प्लान है, यहाँ एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, आपके पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 12 के तहत इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुई भी है तो एनओसी इशू हो सकता है। ये सारे स्टेप्स देखने के लिए इन्फोर्समेंट होती है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इस वक्त नहीं है, तो आप इसको सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे ब्लेम नहीं कर सकते। दिस इज योर ओन मिस गवर्नेंस विच इज कॉजिंग दिस डिजास्टर। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बड़ी एक चीज़ है जिसपे आई थिंक कि ये तो विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारे मसाइल में कि अगर एक सोसाइटी या इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा अप्रूव हो गया है, फिर हमने उसको गैस दी है, हमने उसको बिजली दी है, हमने उसको पानी दिया है, हमने सब किया है, और वो एक सोसाइटी या कोई एक इलाका बन गया है, और हमें पता है कि वी डोंट हैव अ ड्रेनेज मैकेनिज्म सिस्टम जो कि इसके सारे मामलात को एक प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रूव करने के लिए, तो फिर तो ये विद इन द आई एम सो सॉरी, मैं कह रही हूँ कि जो लोग इसके अप्रूवल दे रहे हैं वो तो फिर जुर्म में शरीक हैं इस सारे के, और बाद में अगर वो कहें कि जी हमने अलर्ट जारी कर दिया था, तो वो तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ज़ैनब खुद जिम्मेदार हैं। अगर हम रावी के ऊपर भी बात कर रहे थे उस दिन हम कि हमने बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स या सोसाइटीज़ देखी हैं डेवलप होती हुई, और वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि दरिया के अंदर नौबत आ गई है कि लोगों ने घर बना लिए हैं। देखिए हम लोगों ने ना दरिया जो है हमने दरियाओं के पानी चूस भी लिया है और उसका मजीद गुजरने का रास्ता भी नहीं छोड़ा। तो अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सिर्फ एक तो है ना आपकी मिस गवर्नेंस, वो आपने और मैंने पॉइंट आउट कर लिया, लेकिन आप देखें कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं अभी जो हाउसिंग सोसाइटीज में, वो ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक पाकिस्तानी, एक पढ़ा लिखा इंसान होने की हैसियत से क्या आपको ये चीजें मालूम नहीं करनी चाहिए कि आप जिधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इलाका एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है या नहीं, क्या वहाँ ड्रेनेज प्लान मौजूद है या नहीं, क्या आप अपने जो घर बना रहे हैं लोग उनसे आपने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या हाउसिंग सोसाइटी वालों से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मांगी है। देखिए ये हमारी इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी यहाँ पे बनती है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। तो जहाँ पे मिस गवर्नेंस है वहाँ पे शायद बहैसियत शहरी हमारी अपनी जिम्मेदारी और कोताहियाँ भी मौजूद है। तो अब जब ये सैलाब आता है और तबाही होती है तो हम टोटली मिस गवर्नेंस पे भी नहीं डाल सकते, यहाँ पे हमें अपनी भी चीजें देखने की where we are standing at this position now. So I think it's a collective effort that is required. हम लोग अभी भी दरख्त काटते हैं ना कोई सड़क बनाने के लिए, पुराने दरख्त, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप बाकी ममालिक में देखें ना, डेवलप कंट्रीज में पुराने दरख्त काट के तो दिखाएं, वहां आवाम इकट्ठी हो जाती है, सड़क साइड से गुजारो, दरख्त नहीं कटेगा। सो दिस इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस वक्त हमारे अंदर से मिसिंग है। वी नीड दैट एज वेल। यू आर सो राइट कि ये हम सारा कुछ इंतज़ामिया पे भी डाल के बरी और ज़िम्मा नहीं हो सकते। एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद थी जी, माहिर माहौलियात, और हम नारा लई का तो जिक्र करें लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें गवर्नेंस से लेकर इंडिविजुअल एज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं हम इसमें कंट्रीब्यूट ना करें, इसको प्रिवेंट करने के लिए एफर्ट पुट करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान की कम उम्र और बासलाहियत मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी फातिमा नसीम के हवाले से, जिन्होंने मुल्क का नाम एक बार फिर से आलमी सतह पर रोशन किया है। फातिमा नसीम ने जी एक और एजाज़ अपने नाम किया है। उन्होंने दोनों हाथों में अंडे थामकर 1 मिनट में सबसे ज़्यादा फुल एक्सटेंशन पंचेस मारने का रिकॉर्ड कायम किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फ़िरोज़ी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे उस जो सेलिब्रेशन है उनकी इस जीत की, उस हवाले से भी बात करें और जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया उसके हवाले से बता रहे हैं। जी मुजम्मिल।
वेरी गुड मॉर्निंग अर्मला। आज हम आपको बताएं कि देखिए पूरे पाकिस्तान में जश्न का समय है। 14 अगस्त जो है वो 14 दिन के लिए मनाई जा रही है और उसी खुशी में हम आपको शामिल कर रहे हैं कि कराची में रहने वाली एक ऐसी बच्ची है जिसने पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख़ में उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया कि कम से कम उम्र तरीन वो बच्ची है जिसने 6 गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची के इलाके जो ग्रीन टाउन है उसमें रहती हैं फ़ातिमा। आप बताइएगा 6 गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है, कैसा महसूस करती हैं? कब से शुरू किया था ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट, कब से आपको ये शौक़ हुआ था? मैं जब 3 इयर्स की थी तो मैं जब से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग शुरू कर रही हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से मैं एक और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव कर चुकी हूँ और मैं आगे भी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती रहूँगी और सेंचुरी कंप्लीट करूँगी अपनी फादर की तरह। अच्छा, वेरी गुड। तो देखें अर्मला, इनका तो इरादा ये है कि ये 100 जो है ना सर्टिफिकेट सेंचुरी मुकम्मल करने की इरादा रखती है। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में ना मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो लड़कों का खेल समझा जाता है, आप कैसे इसमें आ गई? कभी भी लड़कियों को कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा स्ट्रांग होती है और हर गर्ल्स को माशरे में मार्शल आर्ट सीखने की बहुत ज़रूरत है। हम तमाम गर्ल्स को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। मार्शल आर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा बताओ, ये बात तो बहुत सही की तुमने कि हम कभी भी कमतर नहीं समझते, लड़कियां बहुत आगे हैं और अभी कराची में भी जो रिज़ल्ट आया था उसमें भी लड़कियां टॉप 3 में लड़कियां थीं और इंशाल्लाह आप भी अच्छा ही करोगी। मगर ये बताओ कि आपके इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि आप मार्शल आर्ट में जाओ? घर से कोई था आपका या किसी दोस्त ने आपको इंस्पायर किया या किसी मूवी से आप इंस्पायर हुई? मैं अपने पापा से बहुत इंस्पायर हूँ। मेरे पापा ही मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं बचपन से ही पापा को देखती हुई बड़ी हुई हूँ। पापा मार्शल आर्ट करते थे तो मुझे भी शौक़ हो कि मैं भी मार्शल आर्ट करूँ, इस गेम में आऊँ, इस फील्ड में आऊँ। मुझे पापा से शौक़ हो कि मैं पापा से ट्रेनिंग करूँ और पाकिस्तान का नाम बुलंद करूँ। अर्मला, आपने सुना कि बच्ची जो है अपने फादर से इंस्पायर है, फादर जो है वो भी आपका उनसे ही मुलाकात करवाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कि पाकिस्तान में क्या कारनामा अंजाम दिया है? पाकिस्तान में किसी चीज़ में हिस्सा लिया कभी? जी, मैं रिकॉर्ड के अलावा चैम्पियनशिप्स खेल चुकी हूँ। मैं 10 से ज़्यादा चैम्पियनशिप मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है चैम्पियनशिप में। उसके अलावा कराची ओमन में भी मेरा गोल्ड मेडल था और अभी रिसेंटली मैंने नेशनल चैम्पियनशिप भी खेली है जिसमें मेरा सिल्वर मेडल था। अच्छा, नेशनल चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल है। तो फातिमा मुझे बताओ कि अभी आगे का क्या प्लान है? कौन सी क्लास में पढ़ रही हो और आप बड़े होकर क्या बनोगे? मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी हूँ और आगे भी मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ, सेंचुरी मुकम्मल करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा चैम्पियनशिप्स खेलना चाहती हूँ, गोल्ड मेडल हासिल करना चाहती हूँ। चलो, स्पोर्ट्स वुमेन तो बन गई, बड़ी हो गई, तो मगर कोई सोचा है कि कुछ पाकिस्तान की खिदमत के लिए कोई ऐसा कौन सा ऐसे शोबे में जाओगी जिससे आपको लगता है कि मैं पाकिस्तान की ज़्यादातर खिदमत कर सकूँगी? मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक़ है, फ़ौजी बनने का बहुत शौक़ है और अभी रिसेंटली भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान ने उसे बहुत भरपूर जवाब दिया। इसी जज्बे के लिए मैंने पाकिस्तान की ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अर्मला, मैं आपको बात बताऊँ, बड़े मज़े की बात है कि इस वक्त जो बच्ची ने 6ठा सर्टिफिकेट हासिल किया है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फ़ौज के नाम किया है। क्या बात सच है? तुमने कैसे ख्याल आया कि भाई कि मैं सर्टिफिकेट जीता जो मैंने ये पाक आर्मी के नाम कर दूं? कैसे ख्याल आया? भारत की जंग हुई थी तो जो ड्रोन भारत ने भेजे थे वो 3 किलोमीटर हमारे घर के पास में आके गिरे थे और यहाँ तक आवाज़ आई थी। तो मुझे लगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी है इसी तरह मुझे भी शिकस्त देनी है और इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड पाक फ़ौज के नाम किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के नाम किया। कभी किसी इंडियन का कोई रिकॉर्ड तोड़ा है आपने? जी, मैं इंडियन को 4 बार शिकस्त दे चुकी हूँ और मैं आगे भी इंडियन को बीट करती रहूँगी और मैंने एल्बो स्ट्राइक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, भारत का नी टू एल्बो स्ट्राइक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अच्छा ये बताओ कि जो प्रैक्टिस करती हो अभी हालिया जो आपको 6ठा सर्टिफिकेट मिला है वो ऐसा क्या था जिससे आपको 6ठा सर्टिफिकेट भी मिल गया? क्या किया था आपने? ये रिकॉर्ड मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले ही बनाया। ये रिकॉर्ड हाथ में अंडा पकड़ के फुल एक्सटेंचेस पंच मारने का था और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और मुश्किल बात ये थी कि आपके हाथ में जो अंडा है वो टूटना नहीं चाहिए और जो आपका पंच है वो बिल्कुल परफेक्ट हिट होना चाहिए और ये रिकॉर्ड 250 का था। मैंने इसके मुकाबले में 302 पंच मार के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। स्टडी को कैसे टाइम देती हो और फिर ये प्रैक्टिस को कैसे टाइम देती हो? प्रैक्टिस कहाँ करती हो पापा के साथ? मैं प्रैक्टिस अपने क्लब में करती हूँ। मैं रोज़ाना 2 घंटे पापा मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं और अगर आप वक्त की पाबंदी करें तो आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। मैं स्टडी के साथ अपने क्लब को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ, सिपारा पढ़ती हूँ, फिर क्लब के टाइम पे अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करती हूँ। अर्मला, देखें आपने सुना फातिमा का जोश तो दीद नहीं है। चलिए हम उनके पापा से, फादर से ही बात करते हैं। बच्ची ने बहुत अपने फादर की तारीफ़ें की और उनके फादर भी एक नामी गिरामी स्पोर्ट्स मैन हैं। वो बहुत, उन्होंने पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो हम उनके फादर से बात करते हैं। राशिद, कैसा फील कर रहे हैं आप? आपकी बेटी ने आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। कुछ पहले फातिमा के बारे में बताइए, फिर हम आपके बारे में बात करेंगे।
देखें मेरी हमेशा से ख्वाहिश है, फ़ातिमा से पहले भी मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं जो कि आलमी रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बना चुके हैं, और लाजमी बात है कि फ़ातिमा का ये छठा आलमी रिकॉर्ड था, और इसी के साथ जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो है वो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली जो है ये लड़की भी हैं माशाल्लाह से, और फीमेल खिलाड़ी का एजाज़ इनको हासिल हुआ है। और मेल के तौर पर जो है वो मैंने सबसे ज़्यादा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो लाजमी बात है कि मैं चाहता हूँ कि फ़ातिमा भी जो है वो एटलीस्ट पहले निफ्स सेंचुरी और फिर उसके बाद सेंचुरी अपनी कंप्लीट करें, और मेहनत कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन मैं इसको एज ए फ़ाइटर जो है वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एज ए फ़ाइट में जो है पाकिस्तान को एटलीस्ट एशियन गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसके अलावा आपको पता है सैफ गेम्स हैं, तो इस तरह के जो चैम्पियनशिप्स होती हैं वहाँ पे मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ पे भी जाके ये रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लें। आज ही अरमला आपने सुना कि इस वक्त जो फादर और बेटी हैं दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और फ़ातिमा ने जो सर्टिफिकेट है, जो छठा सर्टिफिकेट उसको मिला है, वो पाक आर्मी के नाम किया है, चीफ ऑफ आर्मी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम किया है, और वो यही उम्मीद और उसकी यही ख्वाहिश है कि वो मुस्तकबिल में जो है पाक आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब हमने ज़रा एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करनी है। वैसे तो हमारे बड़े बूढ़े घर में बहुत ज़्यादा शहद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसकी इफादियत के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं। हज़ारों सालों से हमारी खुराक का हिस्सा है, लेकिन इसकी अफादियत के ऊपर, इसके बेनिफिट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। नॉर्मली सर्दियों के अंदर जो लोग कहते हैं जी नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, इवन ग्रीन टी के अंदर, और मैंने वैसे रिसेंटली ये प्रैक्टिस शुरू की है कि मैं चाय के अंदर शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ एज अ स्वीटनर। सो ये एक अच्छी चीज़ है या नहीं, ये आज हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर अनीका जाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनीका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अनीका, पहले तो मुझे ये बताइए, मैं चाय में शहद पी रही हूँ, ठीक है या नहीं? ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बल्कि हम सबको ये चाहिए। अगर तो हम डायबिटिक नहीं हैं और हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमारे जितने भी ड्रिंक्स है, कोई टी है, हर्बल टी है, तो हमें उसमें शुगर को रिप्लेस करना चाहिए हनी के साथ। ओके अच्छा, अब डॉक्टर अनीका हमें ये बताएं कि शहद, डेफिनेटली हम सबको पता है कि इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा हमें न्यूट्रिशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि क्या क्या इसमें हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इसके इस्तेमाल। अच्छा, जो शहद है ये तो हम सबको पता है कि ये बहुत हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी किस पर्सपेक्टिव में है हम उसके बारे में बात करते हैं। शहद रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है और ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये आपके सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं। जब सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं, ये बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनका बाइस बॉडी में बन रहे होते हैं, जैसे कि आपके हार्ट डिजीज़ हैं और कैंसर हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी है ये उन डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, मतलब कैंसर जैसी डिजीज़ को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा ये एंटीबैक्टीरियल है, मतलब बहुत सारे जगह पर बहुत सारे ऐसे डिजीज़ जिनके ट्रीटमेंट के लिए हमें एंटीबायोटिक चाहिए होती है, तो ये वहाँ पर बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसा कि हमें पता है कोल्ड में, कफ में, फ्लू में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इवन अगर हम इसको समर्स में भी यूज़ करें ये अपने कोल्ड कफ को ट्रीट करने के लिए, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है जो कि ये बताती है कि कफ़ के लिए जो हम मेडिकेशन लेते हैं ना, उससे बहुत हद तक ज़्यादा, मतलब 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है शहद का इस्तेमाल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है हम इसको कैसे यूज़ करें। आप इसको वार्म वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, एम्प्टी स्टमक। आप इसमें लेमन ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें सिनेमन पाउडर ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी। फिर ये एंटी फंगल है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, वूंड बना है और आप चाह रहे हैं उस वूंड की हीलिंग जो है वो जल्दी हो, जैसा कि ख़ास तौर पे इस सीज़न में मानसून में अगर कोई चोट वगैरह आई है तो उसका जो वूंड हीलिंग का प्रोसेस है वो बहुत डिलेड हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम उस पर हनी अप्लाई कर दें तो वो जो हीलिंग का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा लड़कियों के लिए ये बड़ी इफ़ेक्टिव है, मतलब सेहत के लिहाज से तो है, लेकिन एस्थेटिकली भी बड़ी अच्छी चीज़ है। कैसे? क्योंकि ये आपकी एक्नी को ट्रीट करने में आपको हेल्प कर रही होती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर रही होती है। वो लोग जिनको ये इशू आता है, मतलब हम अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में देख रहे होते हैं ना, अगर किसी को फ्रीक्वेंटली एक्नी रह रही है तो जब वो एक्नी का ट्रीटमेंट लेते हैं ना, उनकी स्किन पर एजिंग होना शुरू हो जाती है। मतलब जो उनकी स्किन एज है वो इनकी एज की निस्बत ज़्यादा दिखने में नज़र
नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप हनी को उसके साथ योगर्ट के साथ मिक्स करके अपनी स्किन पर डेली बेसिस पर अप्लाई करते हैं, उससे क्या होगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज होना शुरू हो जाएगी। जब मॉइस्चराइज होना शुरू हो जाएगी तो जो एजिंग का इफेक्ट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसकी बात करते हैं, गर्मियों में हम सब लेथार्जिक हो रहे होते हैं, एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे होते हैं स्वेटिंग की वजह से, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर हम पानी में ऐड करके हनी को लेते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इससे फ़ौरन से ना हमें एक एनर्जी का बूस्ट मिलेगा, हम एक्टिव हो जाएंगे। क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी रिप्लेनिश हो जाएंगे, और जो हमारी हम डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे थे, ठीक है, हम डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे होता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ में ये प्रिवेंशन का काम कर रहा होता है। मतलब अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इशू रहता है या आप फ्रीक्वेंटली बीमार रहते हैं, तो आप हनी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। फिर अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें, अब इतने सारे फ़ायदे जब हमने डिस्कस कर लिए ना, तो वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हमारे जहन में आती है वो ये कि क्या हम इसको गर्मियों में ले सकते हैं, ये तो सर्दियों में ही लेना चाहिए, कि इसकी तासीर गर्म है, और हाँ। और जबकि आपको पता है साइंस तासीर को नहीं मानती, मतलब साइंस में गर्म सर्द कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपनी डाइट को मैनेज करते हैं ना, तो चीज़ें आपको उसी तरह से ही फ़ायदा देंगी जिस तरह से वो बनाई गई हैं। हम क्या करते हैं, अगर शहद का इंटेक कर रहे हैं जहाँ से हमें लगता है इसकी तासीर गर्म, हमारा वाटर इंटेक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिस वजह से हमें कुछ उसके इस तरह के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि हम ये परसीव कर जाते हैं कि अच्छा इसकी तो तासीर गर्म है, ठीक है। अब गर्मियों में हम इसको ले सकते हैं, उसकी क्वांटिटी ये है कि आप 1 to 2 टीस्पून ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपने कंसीडर करनी है। अगर तो आप डायबिटिक हैं या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं या अगर आपको पीसीएस है, तो आप इसको अवॉइड करें, अवॉइड करें गर्मियों में, जी, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। अच्छा। अगर आप अपनी डाइट में ऐड करना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऐसे हेल्थ कंसर्न्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, आप उनको ट्रीट करना चाह रहे हैं या उनकी प्रिवेंशन लेना चाह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने डाइटिशियन का ओपिनियन लें और फिर अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसको किस फॉर्म में हम ले सकते हैं, कि अगर हम इसको गर्मियों में लेना चाह रहे हैं, तो गर्मियों में हम इसको पानी में ऐड करके ले सकते हैं, लेमन में ऐड करके ले सकते हैं। पानी, लेमन और अगर हम हनी का कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, तो इससे हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर होना शुरू हो जाता है, स्किन की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, और हम गर्मियों में एनर्जेटिक फील करते हैं। डॉक्टर अनीका, अब एक और सवाल, ये जो हमारे पास शहद अवेलेबल है, एक प्रोसेस्ड फॉर्म में हमें बॉटल्स में अवेलेबल होता है, फिर कुछ खालिस शहद होता है जी, बहुत सारी मैंने मिथ सुनी है, आई एम नॉट श्योर दे आर राइट और नॉट, कि जी अगर शहद जमा हुआ है तो ये खालिस शहद है, अगर आपको सही वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी जो कह लें थिक है, तब भी वो सही शहद नहीं है। तो ये जो शहद हम यूज़ कर रहे होते हैं ओवर द काउंटर, आप जानती हैं, हम ब्रांड्स के नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन जो अवेलेबल हैं दे आर इन द राइट फॉर्म, ये ठीक शहद होता है? अच्छा, ये प्रोसेस्ड होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉ हनी जो होता है, ठीक है। प्रोसेस्ड, फ्लेवर्ड और रॉ हनी, इन तीनों की कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हाउएवर जो इनकी कैलोरीज हैं वो सेम होती है, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ मतलब हम लोग को ये सुनने में मिलती है, अगर हम शहद को फ्रिज में रख रहे हैं, हाँ, तो वो फ्रीज़ हो रहा है या उसमें हमें क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, तो वो इम्प्योर है, तो यस इट इज़, हाँ, क्योंकि जो शहद की कॉम्पोजिशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो क्रिस्टल नहीं बनाता। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर अनीका, ये तो आपने बता दिया कि हमने ग्रीन टी में इस्तेमाल कर लिया, पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया। अब बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको इसलिए नहीं देते कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो बच्चों के लिए इज़ इट गुड कि हम उनको आर्टिफिशियल स्वीटनेस की जगह, जिसमें हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये शहद का इंटेक हो उनका? अच्छा, ये इन्फेंट्स को आपने नहीं देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया रेज। इसमें ये होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको शहद दे रहे होते हैं, देनी है जी, शहद बता दो उसको, हाँ। वो उसकी हेल्थ को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर रहा होता है कि इवन वी कांट इमेजिन, बच्चा पैरालाइज्ड हो सकता है अगर आप उसको फ़ौरन से शहद दे रहे हैं, क्योंकि WHO ये कहता है और लेटेस्ट स्टडीज़ ये कहती हैं कि 1 साल तक आपने बच्चे को शहद नहीं देना, क्योंकि जो शहद होता है इससे आपको बोटुलिनम होने के चांसेस होते हैं। ये एक इलनेस है जो कि ऐसे टॉक्सिन से कोज्ड होती है, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया होता है उससे, ठीक है। अगर और ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रही होती है। अगर वो डैमेज इस सेवेरिटी के साथ हो जाए
कि आपके जो मसल है वो वीक होना शुरू हो जाए, और मसल वीकनेस लीड कर जाती है कि आपका जो बच्चा है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं। इवन लास्ट वीक ही एक पेशेंट आई, वो मुझे ये बता रही थी कि उसका बच्चा जो है वो वीक है, उसके मसल्स वीक है। तो उसकी वजह यही होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको शहद देते हैं। हालांकि गाइडलाइंस में जगह जगह लिखा है, हर हेल्थ एक्सपर्ट अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि 1 साल तक के बच्चे को आप शहद किसी सूरत ना दें, क्योंकि वो आपके बच्चे को पैरालाइज तक कर सकता है मसल वीकनेस से लेकर, जिससे आपके बच्चे की जो लैंग्वेज है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, फिर वो लीड कर सकती है पैरालिसिस की तरफ। ठीक है, तो आप हमेशा ये मेक श्योर करें कि 1 साल तक आप अपने बच्चे को हनी का इस्तेमाल ना करवाएं। अगर आपने देना है तो 1 साल के बाद ये एक गुड अल्टरनेटिव हो सकता है शुगर। लेकिन मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। हम जो स्वीटनर है वो किन चीज़ों में ले रहे होते हैं, दूध, दही, शेक्स, चाय, तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी मीठी होती है, मतलब दूध की बनी हुई होती है, उसमें शुगर होती है। तो हर चीज़ मीठी चीज़ में मीठा ऐड कर रहे थे। बस उसकी वजह ये है, बस जिसने भी फर्स्ट टाइम ये रेसिपी बनाई थी ना उसने ऐड कर दी थी। तो अब हमारी रेसिपीज का हिस्सा हो गया कि हमने फ्रूट सैलेड के अंदर भी, इवन हम फ्रूट चाट के अंदर चीनी डालते हैं। आप इमेजिन चीनी डालते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन है फ्रूट्स का और मुख्तलिफ शुगर्स का। आपको फ्रुक्टोज मिल रहा है तो वो भी तो शुगर ही है ना। लेकिन तो ये जो हमारी साइकी है ना कि फ्रूट चाट के अंदर चीनी घोल के और पता नहीं कोई ऐसा वो मशरूम टैंग का पाउडर डाल के हमने एक यम्मी सी बनानी होती है, वो आपको कितना नुकसान देती है, वी कांट इवन इमेजिन। अच्छा डॉक्टर अनीका, मुझे ये बताएं कि इन द एंड बहुत सारे जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपने डायबिटिक का जिक्र किया, आप उनके लिए ज़ाहिर है न्यूट्रिशनिस्ट जो रिकमेंड करती है तो वो करती है, लेकिन एट द सेम टाइम इज़ इट सेफ फॉर एवरीवन? अब बच्चों के अलावा तो हमने डिस्कस कर लिया है। जी, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं वो इसको ले सकते हैं। बल्कि एक स्टडीज़ हुई थी, उसमें ये बताया था कि अगर आप हनी का इंटेक डेली बेसिस पर करते हैं तो जो आपका हाइपरटेंशन का रिस्क है वो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रेमेडी भी मैं ऐड करना चाहूँगी। अगर आप डेली वाटर में हनी को ऐड करके लेते हैं 1/2 टीस्पून, तो जो आपके बीपी का इंसिडेंट है और उसकी सिविरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, पानी में आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। चाय के अंदर तो मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे चीनी का अल्टरनेट बड़ा अच्छा है, वैसे शक्कर भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अब शहद की बात कर रहे हैं तो हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर अनीका आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम जरा किचन का रुख करते हैं जहाँ पे शेफ नदीम चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्र है मालिका जी, आप ठीक हैं? क्या बन रहा है आज किचन में? आज हम बना रहे हैं शाशलिक, ठीक है। जो है ना बारबेक्यू टाइप होता है, तो उसमें हम जो है ना 2-3 चीज़ें बनाएंगे जो कि हमारा रैप में भी इस्तेमाल होगा और फास्ट फूड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी मैरिनेशन से जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है जी। इसमें 1/2 kg चिकन में सॉल्ट 1/2 टीस्पून और क्रश चिली 1 टीस्पून और हॉट सॉस जो है ना किसी ब्रांड की हम 1 टीस्पून और सोया सॉस 1 टीस्पून, अपने स्पाइस के मुताबिक अप डाउन जो है ना कर सकते हैं। ठीक है। और सिरका 1 टीस्पून। इसके बाद लेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, हाफ से भी 1 पिंच, 1 पिंच अपने फ्लेवर के मुताबिक यू कैन ऐड। तो जी, तो अब हम इसकी जो है ना मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम जो है ना इसको करेंगे ब्रेडिंग। तो ब्रेडिंग जो है ना हमारी बताएगा शेफ़ आतिफ। तो उसके बाद अच्छा, ब्रेडिंग का एक बड़ी मेन चीज़ है कि हम जो है ना घर में जो मिक्स करते हैं ये हमारा बनेगा कमर्शियल स्टाइल। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा मैदा और सेकंड एग, और एग के अंदर भी मैंने कुछ स्पाइस जो है ना ऐड किए हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर हम करेंगे ब्रेड क्रम्स। ओके। और ब्रेड क्रम्स को हम जो हैंड है वो हम गीले वाला हैंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ड्राई वाला हैंड यूज़ करेंगे, ये वाला। हाँ, जो इसकी अब जो क्रम है वो बहुत अच्छा आएगा, जैसे कि ये देखिएगा। अब इसको हम जो है ना ये हमारे बन चुके हैं स्ट्रिप। ठीक है। चिकन स्ट्रिप। तो इसके ऊपर हम गार्लिक सॉस या कोई भी सॉस अपनी मर्ज़ी की लगा के, हम जो बड़े ब्रांड में देखते हैं कि वो रैप्स होते हैं, हम इसको रैप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड जो है कि हम जो है ना घर में वो शाशलिक भी बना सकते हैं। ओके। अब इसके लिए जो है ना मैंने वो ली हुई थी शिमला मिर्च, 3 शिमला मिर्च और तीनों कलर में, उसको बटर के अंदर, यस, उसे बटर के अंदर जो है ना मैंने सोते किया हुआ, और थोड़ा सा स्पाइस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और इसको मैंने लगाया ड्राई पार्सले। तो ड्राई पार्सले वो ग्रीन बहुत अच्छा आता है।
ओके। और इसकी जो है ना फिर इस तरह से मैंने वो फाइनल लुक जो आपने है ना इसको कर दी। डीप फ्राई किया है, आपने इसको एयर फ्राई किया है या सिर्फ स्टीम दिया है, क्या जी किया अब मैंने इसको किया है डीप फ्राई, वो प्लीज Deep फ्राई fry किया, रखिएगा। यस डीप फ्राई किया। और होममेड के अंदर, घर के अंदर हमने इस चीज़ का बहुत जो है ना ख्याल करना है कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फ्रायर का टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होना चाहिए, तब आपकी ये कमर्शियल लुक आएगी। बहुत अच्छी है, Okay. ना ये ओवर कुक है और ना ये कच्चा है, बिल्कुल ये परफेक्ट है और बहुत अच्छा जो है ना इसका बना, अंदर से भी टेंडर है। ठीक तो है, हमारा जो 150 के ऊपर इसका टेम्परेचर होना टेम्परेचर चाहिए। होना चाहिए। यस उसके बाद हम इसे हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो फिर जो है ना फाइनल लुक हमारी ये निकलेगी। ठीक हो गया। और इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन आपने कर दी है या जी हमारे अभी बस कैमरे में? थोड़ी सी रह चुकी है, हाँ बस जी, मैं आप वो करके बता दें ताकि हमारे साथ, चूँकि हम डिस्कशन कर भी रहे हैं और साथ साथ इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, आपने गार्निशिंग के लिए तीनों पेपर्स का इस्तेमाल किया है, यस ये आप क्या कर रहे हैं? ये रेस्टोरेंट के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि फायर चल रहा है, बिल्कुल फायर ऐसा ही है। तो हमने जो है ना ये होममेड हम फायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइट अभी ज़्यादा है, अगर दिखा सकें नजर आ रही है? तो बिल्कुल आ जी, रही है तो फाइल। ये हमारा फाइनल लुक जो है बेहतरीन, ये फायर देख सकते हैं आप। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। फुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको खाना मिल रहा है। यहाँ पे शेफ़ नदीम हमारे साथ मौजूद थे जी। थैंक यू वेरी मच, Thank you. बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, इतनी अच्छी रेसिपी आपने शेयर की। अच्छा डॉक्टर अनीका, इन द एंड आई रियली वांट कि हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे डाइट रिलेटेड, ये तो हम शहद की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, हमारे जो ईटिंग हैबिट्स या पैटर्न्स हैं उनका एक सिमेट्री में होना, हेल्दी होना कितना इंपॉर्टेंट है, इस कैमरे में देख के एक मैसेज देना है। आपकी डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चाहते हैं कि आप डिज़ीज़ फ्री रहें, तो डिज़ीज़ फ्री रहने के लिए आपको अपनी डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की जो नॉर्मल प्रपोर्शन है वो रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि अराउंड 50% तक आपके कार्ब्स होने चाहिए आपकी डाइट में। वो जो कार्ब्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। प्रोटीन 15 से 25% तक होनी चाहिए, फ़ैट 15 से 25% तक होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उस सूरत में भी ज़रूरी है, वेट गेन के लिए भी ज़रूरी है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनीका, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाइन। डॉक्टर अनीका जाहिद हमारे साथ मौजूद थी जी। आज हमने शहद की अफादियत के ऊपर बात की है कि कितनी अच्छी और हेल्दी चीज़ है। बहुत दफ़ा हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर भी रहे होते हैं और उसको नज़रअंदाज भी कर रहे होते हैं जिसकी हमें अफादियत का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि एक शहद उसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। कैंसर जैसी डिजीज़ को के ख़िलाफ़ ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। तो इमेजिन करें कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में किस कदर शिफा है, और अगर हम उसको इस्तेमाल करें और हेल्दी तरीके से करें तो कितनी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि अलार्मिंग भी है एट द सेम टाइम। पाकिस्तानी माशरा, हम अपनी जो ख़ानदानी इक़दार की बात करें, अपने रस्म व रिवाज की बात करें, फिर हमारा रिलीजस जो कहता है, उसकी वजह से दुनिया भर के अंदर एक मुनफरद पहचान रखता है। यहाँ पर शादी जो है कमिटमेंट का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इसको कंसिडर किया जाता है जो कि एक कपल के दरमियान तो है ही, लेकिन साथ साथ उसमें फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इस रिश्ते को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। और वो चैलेंजेस क्या है, आज हम एक तरफ जहां बात करते हैं कि जी बहुत सारी बच्चियों के रिश्तों में जो चैलेंजेस दो चार हैं उसमें उनकी उम्र गुजर रही है, दूसरी तरफ हम जो डिवोर्स रेशो है उसकी बढ़ती हुई जो रीजंस हैं, या जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं उसकी पायदारी में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। ये मसला सिर्फ इनफरादी नहीं है बल्कि एक वसी समाजी, नफ्सियाती और मुआशी तनाजुर भी रखता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, चंद मतलब सालों पर मुहीद आपका रिलेशनशिप है, मंगनियाँ हुई हुई हैं, निकाह हुए हुए, लेकिन शादी के चंद महीनों के बाद वो रिश्ता टूट जाता है। आज हम इन अवामिल के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मिसेस खान मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मिसेस खान, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप?
Thank you for calling me also. मिसेस खान, आज ये जो हम बात कर रहे हैं, आप पहले आई रिमेंबर कि हम इस बारे में डिस्कशन बहुत कम किया करते थे कि ये जो डिवोर्स रेशो बढ़ी है, फिर बच्चियों की शादी की उम्र है, पेरेंट्स कंसर्न्ड हैं, फैमिलीज़ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं कि जहाँ लोग ख़ानदानों में शादियाँ करना पसंद करते हैं, लेकिन जिस चीज़ को भी हम इस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में उठाएं, चैलेंजेस से दो चार है। मैं ज़रूर कॉन्वर्सेशन का आगाज़ इसी बात से करना चाहूँगी, आप क्या समझती हैं कि मौजूदा दौर में क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि रिश्तों की लॉन्ग टर्म जो पायदारी है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं? देखें, इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं और इतने इश्यूज़ हैं कि वो अनगिनत है, गिनते रहो तो बस वो ख़त्म ही नहीं होंगे। हर चीज़ में तो लड़की अपनी डोमिनेशन चाह रही होती है, या मदर इन लॉ इज़ ऑलवेज देयर, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, घर की बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, तो वो नहीं चाहती कि भाई जो बहू है वो कुछ भी कहे या उसकी मैं सुनूं, या घर में वो रोब चलाए, या घर में जो चेंजेस लाना चाहती हैं बच्चियाँ। अब ओल्ड माइंड्स के तो ओल्ड डिज़ाइंस होते हैं, ओल्ड फैशंस होते हैं। अब वो देखती हैं सब कुछ, आपके हाथ में मोबाइल है, हर चीज़ देख रही होती हैं, लेटेस्ट चीज़ें देख रही होती हैं, चाहती हैं कुछ चीज़ें चेंज कर लें, घर में कुछ सेटिंग चेंज कर लें, लेकिन वो इतनी स्टबन मदर इन लॉज होती हैं कि वो करने नहीं देती। बाज़ दफ़ा ये होती हैं कि बच्चियाँ इतनी तेज़ होती हैं कि वो सासों को आगे नहीं कुछ बात करने देना चाहती। तो देयर इज़ अ टसल गोइंग ऑन इन बिटवीन, टसल ये चल रही है, कहीं सास तेज़ है, कहीं बहू तेज़ है, लेकिन दोनों अपनी डोमिनेशन और होल्ड चाहती हैं घर पर। और लड़की जो कल की आई हुई है, क्या उसको 2 दिन में होल्ड मिल जाएगा? जिसने सास ने पूरी ज़िंदगी इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से बच्चों को पाल पोस कर एक पक्का आम बनाकर, एक पक्का जब फल हो जाता है वो आपको दे देती है, उसके हिस्से में आता क्या? सारी ज़िंदगी मेहनत। फिर अगर आप अपनी चलाएंगी तो वो कितना हर्ट होगी। तो आपको चाहिए, लड़कियों को चाहिए कि वो आराम से सासों को देखें, उनके तौर तरीक़े देखें। आराम से हर चीज़ हो जाती है सेटल अपनी मर्ज़ी से, लेकिन इट टेक्स टाइम। थोड़ा सा पेशेंस तो रखें ना। आजकल बच्चियों में तो बेटा पेशेंस ही नहीं है, तो जब पेशेंस नहीं होगा तो कोई मसले का हल नहीं होगा। पेशेंस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। बच्चियों में टॉलरेंस और पेशेंस बिल्कुल नहीं है, और माओं ने सिखाया ही नहीं है। इंस्टेंटली माँ ने, बच्चियाँ ऑर्डर कर देती थी माँ को, ये नहीं अम्मी ये नहीं खाना, बाहर से ऑर्डर करें, ये करें वो करें। ये कोई तौर तरीक़ा नहीं होता जो घर में पका हुआ है, सब लोग बैठकर खाएं टेबल पर। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ठीक है, आप जो कह रही हैं कि बच्चियों में भी एक्सपोजर बढ़ने से यू फील कि ऐसी चेंजेस है, लेकिन एट द सेम टाइम डू यू थिंक कि इन लॉज इतने वेलकमिंग होते हैं, या उनके अंदर भी ये एक्सेप्टेंस होती है कि हमने एक बच्ची को जो कि चेंज एनवायरनमेंट के अंदर आई है, हमने उसको थोड़ी स्पेस देनी है। ज़ाहिर एडजस्टमेंट इश्यूज़ अगर ससुराल वालों को हैं तो आई एम श्योर एक बच्ची जिसने अपने 20-25 साल एक घर में गुजारे हैं, उसके लिए भी एक नई स्पेस में जाके एडजस्ट होना इटसेल्फ चैलेंजिंग है कहीं ना कहीं। नहीं, अब आपको ये बताऊं, शी इज़ नॉट अ बेबी। उसको दुनिया की सारी बातें पता है, तो ये नहीं पता कि ससुराल में मैं जा रही हूँ मुझे किस तरह तमीज़ से रहना है। उसको नहीं पता, इतनी अकल नहीं है, दुनिया में नहीं रह रही। सारी दुनिया की बातें पता होती हैं, सब कुछ करना पता होता है। दूसरे दिन से मियाँ को कह रही होती हैं चलो अलग करो, अलग हो जाओ। हैं, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, बजाय इसके तुम उनका ख्याल करो, देखो, प्यार मोहब्बत से रहो, घर में ज़रा इखलाक से रहो। उनको सब दुनिया का पता होगा, लेकिन घरदारी और जब आ जाएंगे ससुराल तो फिर क्या स्पेस चाहिए, किस तरह की स्पेस मांगती हैं, क्या स्पेस? उनको कमरा नहीं मिलता, सबको एक एक कमरा मिलता होता है, क्या कैसी स्पेस चाहिए फिर? मैं एडजस्टमेंट नहीं, मैं एडजस्टमेंट के लिए स्पेस बात कर रही हूँ। मैं एडजस्टमेंट में ये कमरे की या खाने की एडजस्टमेंट लड़की को करना पड़ता है, लड़की को ही करना पड़ता है। लड़की को उनको खामोशी से ऑब्जर्व करे और लड़की वो अडॉप्ट करे चीज़ें, और अपनी भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लानी पड़ती हैं जो आप चाह रही होती हैं। वो ग्रेजुअली वो चेंज आता है, जो आप चाहती हैं वो आ जाता है, लेकिन ज़रा पेशेंस तो आप में, ज़रा सब्र तहम्मुल से तो काम लें बेटा आप लोग।
क्या चाहते हैं कि पूरा घर आपके नाम कर दे, चाबियां भी आपको दे दे, गाड़ी की भी चाबियां वो चाहती हैं आते ही। तो आपको पता है ड्रामे क्या करती हैं लड़कियां, क्या वो इनोसेंट इतनी होती हैं, पक्की होती हैं आजकल की लड़कियां। 20-25 साल की लड़की को क्या समझती हैं आप? टेलीफोन्स है, सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रही हैं। अभी भी आप उसको कह रही हैं कि वो जो आती हैं स्पेस, उनको स्पेस, वो पहले ही से लड़के के कानों में सब कुछ भूम भूम करके आ जाती हैं कि हम इतना खाना नहीं पकाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं। और उनकी अम्माएं भी पीछे से एक तमाशा बनी हुई है। हमारी अम्माओं को तो हमने कभी नहीं कुछ बताया था। अच्छा मिसेस खान, अब मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अब एप्लीकेशंस देख रहे हैं जिसमें लोग रिश्ते करा रहे हैं, बहुत ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ रही हैं, लेकिन रिश्ते होने के अलावा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो जाहिर है जब एक फैमिली ने किसी जगह रिश्ता करना है तो आपस में देखा जाता है घर बार ये वो। डू यू थिंक कि ये जो राइट अप्रोच है बच्चियों के रिश्ते करना या लड़कों के रिश्ते करना थ्रू दीज एप्लीकेशंस? अब मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं ज़्यादातर अब घर में रहती हूँ। बिकॉज आई वेंट थ्रू ये एक एक्सीडेंट हो गया था। मेरी बॉल जो है बॉल अब आर्टिफिशियल है तो आई डोंट गो आउट मच। तो और मैं इतना अपने घर में बैठकर जो मेरा काम है वो मैं बड़ी खुशी से विद माय असिस्टेंट कर रही होती हूँ। तो मेरा तो ठीक ठाक है। मैंने सुना उसमें बहुत ज़्यादा झूठ है, लोग घर झूठे दिखा रहे होते हैं, गाड़ियाँ अपने दोस्तों की दिखा रहे होते हैं, बड़ी शो मार रहे होते हैं, लड़कियाँ अलग शो मार रही होती हैं। कभी वो कहीं पार्क में बैठी हुई हैं, कभी वो खाने के चाइनीज़ गई हुई हैं, कभी इधर गई हुई हैं, कभी उधर गई हुई हैं। अजीब तमाशे, अजीब तस्वीरें बना के एक दूसरे को पता नहीं क्या करके दिखाना चाह रही हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। जब असलियत खुलती है कि ना लड़की कुछ होती है ना लड़का कुछ होता है, वो भी दोस्तों की गाड़ियाँ दिखा रहा होता है। जब पता चलता है कि भाई वो तो ज़ीरो है, अंडा बटा गोल, तो फिर लड़की को लग पता जाता है। तो ये तो मुझे पता नहीं है। ऐप्स में वो जो इतनी बातचीत इनकी हो रही होती है, इतनी तस्वीरें हर रोज़ सुबह शाम एक्सचेंज हो रही होती है, फॉर व्हाट, वाई? अच्छा, एप्लीकेशंस के वाले से ऐप्स वगैरह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मिसेस खान, उसमें फैक्टर भी एक ये भी इन्वॉल्व है कि आपस में लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, लड़के लड़कियां के रिश्ते डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट विलिंग कि उनकी शादी हो या वो रिश्ते के मामला, वो एक सॉर्ट ऑफ डेटिंग ऐप समटाइम्स हम देख रहे होते हैं कि ऑब्जर्व हो रही होती है। और फिर बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये आते हैं कि वही जो आप अभी बात कर रही हैं कि झूठ, और फिर मिसगाइड किया जाता है एक दूसरे की फैमिलीज को भी और एक दूसरे को खुद भी। धोखा 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 है, वो निरा धोखा है। आप जाएं, प्रॉपर रिश्ता लेकर जाएं, घर बार देखें, बातचीत करें, चाय पे बुलाएं, खुद भी जाएं। उनके घरों को देखते थे लोग, अपने घर इनवाइट करते थे, लड़की लड़का सबके सामने मिलकर बात करते थे। कोई ऐसी बात नहीं है, लड़की लड़के को ज़रूर मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, इवन दे शुड टॉक ऑन द फोन। लेकिन ये नहीं कि सारी रात लगे हुए बैठे में पता नहीं कौन सा इश्क चल रहा है। थोड़ी देर हेलो हाय करें, बातचीत करें, हाल चाल पूछें, सास का पूछें और क्या हो रहा है, अपनी जो बातें होती हैं करें। और ज़रूर करें ताकि आपको उसकी टेस्ट का पता चले, आपको उसके आदात का पता चले, आपकी उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, उसके दोस्त वोस्त कैसे हैं। तो आप बातों बातों में बहुत कुछ मालूम कर सकती हैं। एंड टू हैव अ हैप्पी लाइफ यू शुड नो अ पर्सन वेरी वेल बिफोर यू गेट मैरिड। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड आई ऑल्सो फील कि लड़की और लड़के को चांस देना चाहिए कि वो दोनों आपस में मिलकर बैठकर बात करें। घर में यू कैन आस्क हिम टू कम ओवर फॉर लंच, टू कम ओवर फॉर डिनर, या चाय वगैरह पर बुलाएं, उनकी मदर फादर को भी बुलाएं। लड़का भी आकर ऑफ एंड ऑन लड़की से घर पे आके गप्पे मार सकता है। तो ये है कि अच्छा मिसेस खान, ओवर टाइम आई रियली वांट कि आपने इस तरह से जो मैच मेकिंग है या आप रिश्ते कराने के हवाले से हैव बीन वेरी वोकल एंड एक्टिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई रियली वांट कि आप मुझे ओवर टाइम आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि कैसे इवॉल्व हुई हैं लोगों की पर्सनालिटीज़ जब वो एक रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस कि क्या फैमिलीज़ में वो देखते हैं, लड़का क्या देखता है या लड़की वाले क्या चाहते हैं, क्या ये ओवर टाइम इवॉल्व हुआ है, वर्स्ट हुआ है, बेहतर हुआ है, ज़रा हमें बताएं। वर्स्ट से वर्स्ट हुआ है। इतना कुछ देखें,
एक पूरा पैकेज तो आपको कभी भी नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं तो ऑड्स होते ही हैं और वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, है ना। जहाँ अच्छाई होगी तो वहाँ थोड़ी सी अगर नुक्स भी होगा तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें। अगर लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और कहीं वो बड़ी अच्छी इन्फ्लुएंशियल जगह पे कहीं बैठी हुई है, CSS वगैरह किया हुआ है, उसको गाड़ी वाली ड्राइवर वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, तो आप उससे अब बैठ कर कुकिंग तो नहीं ना करवा सकेंगी। तो आप वो गो करेंगे कि चलो बच्चे तुम इतना अच्छा कमा रही हो, जाओ अपना ऐश करो, जाओ अपनी जॉब करो, घर में कुक है रखा हुआ है या मैं रख लूँगी, इतना तुम कमा रही हो और तुम इतना हमें आई मीन वो जाहिर है आप लोगों को सपोर्ट भी कर रही होगी, घर में भी कुछ दे रही होगी, क्योंकि आजकल तो दोनों काम करेंगे तो घर चलेगा, वरना तो नहीं चल सकता। बिल्कुल। वरना तो पाँव में जूता होगा, एक पाँव में जूता नहीं होगा बच्चे के। ये तो अब इतनी महंगाई कर दी है, कहते हैं हाँ सस्ता हो गया सस्ता हो गया, मुझे तो कुछ सस्ता नज़र नहीं आ रहा होता क्या सस्ता हुआ है। खैर बहरहाल ये है कि दोनों ही कमाएंगे तो घर चलेगा, तो उनको थोड़ी स्पेस यहाँ दें। हाँ कि ज़रूरी नहीं आते साथ ही उसको घर किचन में भागना पड़े कि मैं रोटी पका लूँ या कुछ पका लूँ, नहीं। या तो आप हांडिया बना लें, एक वो मासी रख ले, वो रोटी पकाए, बर्तन धोए, ये करे वो करे। तो ज़्यादातर मर्द, हमारा ईस्टर्न मर्द जो है ना, वो औरत के हाथ की हांडिया खाना पसंद करता है। जिस तरह वो भूनेगी, जिस तरह प्यार से वो काटेगी, ये चीज़ें तो खैर अब है ही नहीं। वो हमारी सास हमें समझाया करती थी, ये सब्ज़ी ऐसे काटनी है, फूल गोभी ऐसे काटते हैं, करेले ऐसे काटते हैं। ये जब कटी भी खूबसूरत होती हैं ना, डिश आउट करते हैं, जब खूबसूरती से कटी हो तो वो खूबसूरत भी लगती हैं जब आप खाने लगते हैं। वो लटरम पटरम काट कर मुँह पे फेंक दिया, मार दिया। आजकल तो लड़कियाँ ऐसे ही कर रही हैं, ज़ाहिर जान छुड़ा रही होती हैं। लेकिन आप ज़रा दिल लगा कर पकाएंगे, जब आपका दिल उसमें लगेगा, उसमें प्यार जाएगा, जब उसमें प्यार जाएगा, खूबसूरती जाएगी, तो आपको उधर से भी प्यार रिएक्शन अच्छा आएगा। क्या खूब बना है, सास भी कहेगी, बच्चे भी मम्मा बड़ा मज़े का बनाया है। चाहे घर में आप बर्गर्स ही रोल्स ही क्यों ना बना दें, और हस्बैंड भी अप्रिशिएट करेगा, क्यों नहीं करेगा। आप दिल लगा के कुछ छोटी मोटी चीज़ बनाया ज़रूर करें। हर वक्त तो किचन में ज़ाहिर है यू आर अ वर्किंग वुमन, तो नोबडी विल एक्सपेक्ट कि आप सारा वक्त काम करें, लेकिन जो थोड़ा बहुत करते हैं क्वालिटी टाइम दें, क्वालिटी चीज़ बनाएं। कभी कभी स्वीट डिश अच्छी बना लें, ये साथ में एक एडिड कोई चीज़ बना लें। इतनी चीज़ें आती हैं आजकल, ये आपके हाथ पे ये होता है, टेलीफोन्स होते हैं, ये तो उसमें सब कुछ ही यू कैन सी एंड यू कैन मेक इन आई वुड से हाफ एन आवर में आप बना लेंगी। अच्छा मिसेस खान, ये तो तो ये आपने चीज़ें आप लोग सीखें। बच्चियों के लिए बताया है, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट कि जो बच्चियों को करना चाहिए। अब आप सासों के लिए भी बताएं, बहुएं खुश हो रही हैं, सासें खुश हो रही हैं, अब आप बहुओं को खुश करें कि सासों को क्या करना चाहिए। सासों को हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। वैसे बच्चियों के साथ अगर ख़राब भी हो गया तो कोई बात नहीं बेटा, आप नेक्स्ट टाइम यूँ नहीं यूँ कर लेंगी तो और मज़े का लगेगा। नेक्स्ट टाइम ऐसे करोगी तो देखो कितना अच्छा लगेगा। ज़रा प्यार से, एक्टिवली, स्वीटली उससे बात करें। ये नहीं कि हाँ ये क्या खाना बनाया, ये खाना बनाया तुमने, चलो तुम्हारी अम्मा ने ये सिखाया, तुम ये सीख कर आई हो। अरे कौन सीख कर आया, क्या आप पढ़ते पढ़ते तो शादियाँ हो जाती थी पहले भी, अभी भी, अब तो और प्रोफेशनलिज्म है। अब तो ये डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या फला पता नहीं क्या क्या बन रही हैं। तो देखें ना कितना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आप लोगों को डिग्रीज़ लेनी होती हैं, तो आपको कहाँ इतना खाना पकाना आता है। हमें भी हमारी सास ने ही सिखाया था। हमें ABCD तो सबको ही औरत को पता होती है कि ये डलेगा, ये कितनी मिकदार डलेगी, कब डलेगी, ये सब तो सासें। तो ये है कि सासों को विद अ स्माइलिंग फेस एक्सेप्ट करना चाहिए बहुओं को। अगर उनसे कोई मिस्टेक हो गई तो हार्श नहीं होना चाहिए। वेरी स्वीटली एंड लविंगली, वेरी काइंडली, पोलाइटली यू शुड टेल देम, बेटा इसको यूँ नहीं, अगर यूँ कर लेते तो कितना अच्छा लगता। तरीक़े होते हैं समझाने के भी। तो अपने वो लो टोन में बहुत प्यार से, या इग्नोर करे एक आध दफ़ा, फिर उसको कह दे। फर्स्ट टाइम मत कहो क्योंकि वो अभी हर्ट हो जाएगी, अभी नहीं आई है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान देखकर बहुत चीज़ें, हमने तो देखकर अपनी सास से चीज़ें बहुत सीखी हैं कि उनका ये किचन में काम होता था, ये यूँ करना है, ये इसकी साफ़ी है, ये इसकी साफ़ी है, ये यहाँ पे चीज़ लटकानी है, यहाँ पे रखनी। वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थी भाई, हर कोई नहीं उनके साथ रह सकता था। वो बहुत उसूल की पाबंद थी। नीचे बैठ के बाज़ लोग आटा गूंथते हैं, वो उस चीज़ को बहुत बुरा समझती थी।
चम्मच अगर वो देगची के ऊपर रख दिया और देगची के ऊपर दाग पड़ गया तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता था। वो कहती थी इस तरह की चीज़ें वो बहुत माइंड करती थी। लेकिन हमने सीखा, हमने हर चीज़ सीखी बेटा, ये बात नहीं है कि नहीं सीखो। और अपना अब आपको पता है कि आजकल तो घर और किचन्स कैसे साफ और चमका कर लोग रखते हैं, तो बेटा आप लोगों को तो करना पड़ेगा ही ना। अच्छा मिसेस खान, मेरा एक सवाल है, होती है तभी। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने बहुत सारे रिश्ते कराए होंगे, मेरा ये थॉट प्रोसेस मैं लोगों का जानना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिनको बहू पढ़ी लिखी भी चाहिए, जॉब करती हुई भी चाहिए, डॉक्टर हो, कोई अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन उनकी शर्त ही होती है कि जब शादी हो जाए तो लड़की ने नौकरी छोड़नी है अगर वो नौकरी कर रही है। तो ये जो लोग, हाँ ये मैंने ये तो फिर तो मैं तो ऐसी सास को क्यों, फिर तो अनपढ़ जाहिल ले आओ ना, मैट्रिक पास बहुत हैं लड़कियां। हाँ मेरा यही सवाल है कि जिनका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, मैट्रिक इंटर ले आओ। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल लड़की ला रहे हैं और दूसरे दिन उसको कह के तुम जॉब नहीं करोगे, तुम जब रिश्ता लेने गई थी तुम्हें पता था ना लड़की जॉब कर रही है, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं सोचा? ये तो उसके साथ बहुत ज़्यादती होगी और इसी बात, यही बहुत बड़ी बात होगी और वो छोड़ के घर आ जाएगी अम्मा के घर। अम्मा भी कहेगी हाँ हमने इतना पैसा लगाया, तुमने इतना टाइम लगाया, और हमने पहले ही लड़के वालों को बता दिया था कि ये बच्ची अपनी जॉब करेगी। उसका टाइम इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट, हर तरह का इन्वेस्टमेंट उस पर इतना हुआ है कि, और उसको शौक था कुछ ना कुछ बनने का, कोई प्रोफेशनल वगैरह। तो फिर अगर उसका काम छुड़वा दिया जाए तो वो हाफ हार्टेडली क्या कोई काम ही नहीं करेगी, वो तो उसका दिल ही नहीं लगेगी, वो तो मियाँ को सब कुछ छोड़ कर आ जाएगी। आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं मिसेस खान जो ऐसे कहते हो कि हमें डॉक्टर बहू चाहिए लेकिन वो नौकरी ना करे, हम उसको चाहते हैं वो घर बैठे लेकिन वो डॉक्टर नहीं, मैं उधर ही, मैं तो ऐसा सुनाऊंगी उस सास को जो ये कहेगी डॉक्टर लड़की चाहिए। भाई फिर डॉक्टर क्यों ले रही हो, फिर दूसरी लड़की ले लो ना, वो जॉब नहीं करेगी। मकसद क्या है? एक डॉक्टर इतना पढ़ेगी लिखेगी, मत्था मार के आएगी और तुम उसे कहेगी जॉब नहीं करोगी, वही थप्पड़ लगा देगी वही लड़की तुम्हें। आजकल इतनी तेज़ है लड़कियाँ। नहीं मिसेस खान, इसमें तो तेज ना कहे ना, देखिए आप अभी आप इसमें तो बेचारी को तेज ना कहे, पढ़ी लिखी जॉब करिए, उसको कहे घर बैठो और काम करो तो फिर अच्छा उसको नहीं लगाएगी अपना, अगर से उसकी मंगनी हो गई हो, सुनो मंगनी हो गई, फियांसी हो, तो उसको ऐसा सुनाएंगी ना, वो थप्पड़ से भी ज्यादा होगा, इस तरह सुनाएंगी कि वो लग पता जाएगा सास को फिर। हाँ ये सुना एग्जैक्टली, तरीके थोड़ी होते हैं। मिसेस खान मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा था, मैंने एक डिग्री ली, मैं जॉब करती थी, तो मुझे कहते थे कि आप नौकरी छोड़े फिर शादी के बाद आपने नौकरी छोड़नी है। तो मैं अपने अब्बा से भी ये कहती थी कि आप फिर उनसे कहे कि कोई ऐसी लड़की ले ले जो घर बैठी हुई है। हाँ बिल्कुल सही है, आपका शौक है, आपका दिल चाह रहा है जॉब करने का, तो वाई इंसिस्ट। आप कोई चीज़ किसी के ऊपर तो नहीं ना मुसल्लत कर सकते, वो आपकी ख्वाहिश है। अगर आप जॉब कर रही हैं, अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, व्हाई नॉट। या अच्छा अब मिसेस खान, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि भाई इतनी अच्छी है। मिसेस खान अब इन द एंड हमें बताएं कि एक अच्छा रिश्ता जो आपके नज़दीक, अब जो कि आप इतने सालों से मैच मेकिंग कर रही हैं, आपने देखा होगा ओवर टाइम के लड़के अच्छी फैमिलीज बाद में एडजस्ट हुई हैं, दे आर हैप्पीली मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, सब कुछ हैं। आपने अब तक बहुत सारे ऐसे रिश्ते कराएंगे, क्या ऐसा क्राइटेरिया है या क्या ऐसी चीज़ है जो आप समझती हैं कि अच्छे रिश्ते अगर फैमिलीज को मिल रहा है तो दे शुड डेफिनेटली ऑफ फॉर इट? अगर अच्छे रिश्ते मिल जाए तो कि उससे बस ये अगर ये चीज़ें हैं एक फैमिली के अंदर, लड़के के अंदर, तो ये एक बेहतरीन रिश्ता और ये लॉन्ग टर्म शादी के लिए बहुत सूटेबल है। ये आपने ओवर टाइम क्या ऑब्जर्व किया है? देखें जहाँ भी सूटेबल रिश्ता पहला या दूसरा आता है, लड़की को कर दो, लड़की की मंगनी करो और झट शादी कर दो। लंबी मंगनियाँ मत करो, क्योंकि फिर इतनी बातें इधर लड़कियाँ कर रही होती है, उधर लड़का कर रहा होता है, ये वो, हाय मेरी अम्मा ने तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं की, तुमने मेरी अम्मा का जोड़ा लाया हुआ पहना नहीं, ये नहीं हूँ, तो ये उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा, लड़की को भी गुस्सा चढ़ा है मेरी सास ने ऐसे क्यों कह दिया। छोटी छोटी बातों पर फिर तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो लंबी एक तो मंगनी कभी नहीं रखो। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, आपने क्या क्वेश्चन किया? मैंने क्वेश्चन ये किया कि
क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एक अच्छे रिश्ते की, जो आगे एक बच्ची के लिए या एक लड़के के लिए, अगर फैमिली में लड़की में चीज़ें हैं तो ये लॉन्ग टर्म रिश्ता चल सकता है। उसमें अब हमने लंबी डिटेल्स में नहीं जाना कि जी लड़की ऐसे करती हो, लड़का ऐसा करता हो, फलानी जगह नौकरी, जो हम स्पेसिफिक कर देते हैं हर चीज़ को। देखें पहले ज़माने में अच्छे शरीफ लड़की और शरीफ लड़का देखते थे और बरसरे रोज़गार, और बाकी उसकी किस्मत पर छोड़ देते थे लड़की और लड़के की। अब आपको खुदा पे भरोसा ही नहीं, अब क्या करें बताएं। आते साथ तो कोई गवर्नर नहीं लगा होता, कोई सीईओ नहीं लगा होता, या कोई ऊंची कोई एग्जेक्टिव पोस्ट पर नहीं लगा होता। वो तो थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना सीढ़ियाँ। ये देखो कि लड़का काबिल है, पढ़ा लिखा है, उसके पास जॉब अच्छी है और उसमें इतनी सलाहियत है, काबिलियत है। अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में कितना पोटेंशियल है। जब बच्चे से आप देखेंगे कि इसमें वाकई में इतना पोटेंशियल है, तो आप अपनी बच्ची की बात तय करते हैं, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें उसका नसीब। देखें वो क्या सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बच्चे होते हैं, औलाद होती है, अपनी बीवी का किस्मत लेकर जाती है, यहाँ से वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं। देखा नहीं आपने? बिल्कुल। बाइक होती है, स्कूटर भी नहीं होती, बाज़ दफ़ा ये फिर बाद में क्या करोला गाड़ियों में फिर रही होती है। मेरी फ्रेंड्स मैंने देखा है जिनके पास कुछ नहीं होता था, आज उनके पास वो कुछ है कि मैं तो देखकर माशाअल्लाह हैरान हो जाती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने देखो देखते देखते क्या कुछ नहीं दे दिया। नसीब होता है ना, तो अल्लाह पर भी तो तवक्कल रखो ना, खुदा पर भी तो कुछ चीज़ें छोड़ दो कि हमने अपने लिए सारा कुछ खुद ही खुद करना है। खुदा ने बहुत कुछ करना होता है, अल्लाह बहुत बेनियाज है, तो अल्लाह पर भी थोड़ा तवक्कल करो और लोग ज़रा अपना अल्लाह पर ध्यान दें, अपने इस्लाम पर ध्यान दें। या हमने दरअसल इस्लाम को छोड़ दिया है। अपने जो हमारे चीज़ें थी, हमें जो बताया जाता था बचपन में, बहुत सी चीज़ें बड़े बताते थे और हम भी बताते हैं कि अभी बेटा ऐसा वक्त है ना, कोई बात नहीं, अभी तुम ग्रो कर जाओगे कुछ अर्सा, अभी तुम ऐसी जॉब मिली है, शुरू में ऐसी जॉब, ऐसा ही रगड़ा खाओगे तुम, ऐसा सबको खाना पड़ता है, ऐसा रगड़ा, पैदल चलना पड़ता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं देते माँ बाप पहले। वो तो अब जिनके पास ब्लैक मनी है वो तो 4-6 गाड़ियाँ, घर हर एक के नाम की एक गाड़ी खड़ी हुई होती है। पहले घर में एक गाड़ी हुआ करती थी, वो भी उनको पैसे वाले लोग समझते थे जिनके घर में एक या 2 गाड़ियाँ होती थी। बिल्कुल ऐसा ही था। बच्चे पैदल जाते थे, साइकिलों पे जाते थे और दे यूज्ड टू एंजॉय लाइफ। अब तो माँ बाप ने बिगाड़ दिया है, बच्चों की डिमांड्स इतनी है। नहीं, हमारे माँ बाप कहते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, फर्स्ट डिजर्व, पहले अपना ऐसे इतने मार्क्स लाओगे तब तुम्हें ये मिलेगा। अब बच्चा कहता है नहीं, पहले ये चीज़ें अम्मी ले दें फिर हम पढ़ेंगे, हमें ये वाली चॉकलेट्स लेते हैं हमें, और अम्मा बेचारी ला कर रख रही है कि चलो इसी बहाने ये खा लेगा, या इसी बहाने ये होमवर्क कर लेगा, या इसी बहाने ये कुछ याद कर लेगा। उनको जब आप पहले से सब कुछ मिल रहा है तो वो क्यों पढ़ेगा बच्चा? थैंक यू वेरी मच मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सुबह सुबह मिसेस खान नाच में हमारे साथ मौजूद थी जी, और शादी के लिए एक कंप्लीट पैकेज शी वाज सेइंग कि आपको नहीं मिलता, आपको थोड़ा तवक्कल अल्लाह पे भी रखना है और जहाँ नसीब है वो तो होना ही है, लेकिन एफर्ट पुट करनी चाहिए। और आजकल जो शादियां हैं उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सपोजर भी है, और ज़ाहिर है एवरीबडी नो देयर राइट्स, और कुछ ये कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं बहुत सारी चीज़ों में। आज हमने सोचा कि इस टॉपिक पर बात कीजिए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। एक तरफ जहां हम लाहौर में जदीद ट्राम सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर कराची शदीद तरीन ट्रांसपोर्ट बहरान का शिकार है। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले इस मेगा सिटी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका निज़ाम जो है नहायत फरसूदा, नाकाफ़ी और गैर मुनज़्ज़म हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक शहर को कम अज़ कम 15,000 बसों की ज़रूरत है, मगर इस वक्त सिर्फ 400 के करीब सरकारी जो बसें हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, जिनमें 300 पीपल्स बस सर्विस में से हैं, 80 ग्रीन लाइन है और सिर्फ 20 ऑरेंज लाइन की बसें शामिल हैं। इस वक्त शहर में अगर बात करें तो रोज़ाना 2 लाख के करीब अफराद इन बसेस में सफ़र कर पाते हैं, जबकि बाकी करोड़ों शहरियों को
ना कारा, प्राइवेट गाड़ी हो, चिंची रिक्शा हो, बसों की छतें हों, उस पर सफ़र करने पर मजबूर होना पड़ता है। दूसरी तरफ 139 न्यू बसेस की शमूलियत का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार है, जबकि चिंची रिक्शों की जो तादाद है सरकारी दावों से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। शहर में कई ऐसे खस्ता हाल बसें अभी भी आपको कराची की सड़कों पर नज़र आती हैं, जिन्हें कब का कबाड़ खाने में मेरे ख्याल से होना चाहिए, लेकिन स्टिल वो सड़कों पे हैं। उससे जो सेफ्टी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो तो एक अपनी जगह पे मौजूद हैं। रेड लाइन हो, ग्रीन लाइन हो और कराची सर्कुलर रेलवे जैसे मंसूबे मुसलसल ताख़ीर का शिकार हैं, जो कि एक बहरान कह लें, उसको मज़ीद संगीन बना रहे हैं। अब ये सूरत हाल महज एक इंतज़ामी नाकामी नहीं है, बल्कि एक शहरी अलमिया भी है, और ये सूरत हाल कब तक ऐसी रहेगी? अब सवाल यहाँ पे यही है कि कब तक कराची जैसे मेगा सिटी के अंदर लोगों को बुनियादी जो ज़रूरियात हैं सफ़र की, अभी तो ये सिर्फ हम बसेस का जिक्र करें जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जो कि बेसिक राइट है एक शहरी का, और अगर उनको ये नहीं मिल रहे तो ये कितना बड़ा एक अलमिया है। इस वक्त मुनम ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मुनम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये जो ट्रांसपोर्ट का बुरान है, शायद हम इसलिए इस पर आज बात भी कर रहे हैं क्योंकि आई फील कि हम पंजाब में रहते हैं और यहाँ पे जो सूरत हाल है, हमारे रोज़ कोई ना कोई बसेस का या कोई ऐसा मंसूबा देखते हैं जो शहरियों की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए कर रहा है। अच्छा है बुरा है वो एक अलग डिबेट है, बट एटलीस्ट मंसूबे शुरू तो किए जा रहे हैं। कराची में सूरत हाल बद से बदतर हो रही है, वजूहात आप क्या समझते हैं? देखिए, कराची शहर जो है वो बिलाशुबा 3.5 करोड़ आबादी से ज़ायद का शहर है ये, और इसमें एक पहले निज़ाम होता था, कराची रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होती थी, कराची सर्कुलर रेलवे का निज़ाम था, इसी तरह सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थी, फिर सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को बाइफर्केशन के बाद कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बन गई। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस शहर पे पिछले 40 साल से जो लोग इस शहर पर काबिज रहे, चाहे वो MQM हो 1986 से लेकर 2016-2018 तक, या फिर पीपल्स पार्टी की 17 साल से बराह रास्त काबिज हुकूमत, इन हुकूमतों ने अवाम की फलाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया कि जिसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर होता। बल्कि अमलन ये हुआ कि कराची सर्कुलर रेलवे 1999 में बंद हो गई। अमलन यह हुआ कि 1997 में कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो बंद कर दी गई, और जब कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बंद की गई तो उस वक्त 1000 बसें चला करती थी KTC की, और KTC के 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे कि जिन्हें गोल्डन शेक हैंड देकर फारिग कर दिया गया, और इनके 9 डिपो थे पूरे शहर के अंदर। तो एक अच्छा निज़ाम था। इसी तरह जो कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी, इसकी लूप लाइन और मेन लाइन तकरीबन 104 ट्रेनें चलती थी, जिनमें से 80 मेन लाइन पे चलती थी और 24 ट्रेनें पर डे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 24 जो है लूप लाइन पे चला करती थी। अब आप देखिए इतना अच्छा निज़ाम, सर्कुलर रेलवे, KTC, SRTC, ये सब मौजूद था। लेकिन जिस तरह पूरे सूबे पर एक माफिया काबिज है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट की माफिया ने लोगों की जो फैसिलिटीज थी उनको छीन लिया गया, और एक ट्रांसपोर्ट पर भी एक माफिया काबिज हो गई, जिसके नतीजे में सर्कुलर रेलवे बंद हुआ, KTC बंद हुई, और आज सूरत हाल ये है कि पूरा शहर 21वीं सदी में मुल्क का मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर, जिसका शुमार दुनिया के 10 बड़े आबादी वाले शहरों में होता है, आज वो पूरा का पूरा शहर चिंची पर सफर कर रहा है। और आपने खुद बताया कि 400 बसें हैं जो सरकार के पास हैं, जिसमें से पीपल बस सर्विस 300 हैं, 80 ग्रीन लाइन है और 20 जो है वो ऑरेंज लाइन की बसें हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं, जिनको नामुकम्मल अधूरा छोड़ दिया गया है। ये तो सरासर पीपल्स पार्टी की नाअहली, बदइंसामी और करप्शन का हसीन इम्तजाज है कि जिसको पूरा शहर कराची भुगत रहा है। अच्छा मुनीम साहब, अब मसला ये है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई लेने को तैयार नहीं है। जो हुकूमतें हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, आप भी जैसे कह रहे हैं
कि जो कराची पे हुक्मरानी करते आ रहे हैं, अब आप समझते हैं कि इस मसले का कभी कोई हल निकलेगा? क्योंकि जब अगली हुकूमत आएगी वो पिछली पे इल्ज़ाम डालेगी, पिछली आएगी वो कहेगी जी इससे पहले शुरू से ये हाल है। आप देखें कि आप खुद बात कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि इतना मेगा सिटी है जिसमें इतने करोड़ों की आबादी है, लोग चिंचियों पे सफ़र कर रहे हैं और जो सफ़र कर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ऑलरेडी बहुत बुरा है, जो कि एक स्पेसिफिक तबका है वो है। बाकी तो आप शहर कराची में आप इमेजिन करें कि एक हब है जिसको हम कहते हैं कि वो पूरा मुल्क चला रहे हैं, उसके हाल आप देखकर परेशान हो जाते हैं। व्हेनेवर आई ट्रैवल टू कराची आई फील बैड, मुझे बुरा लगता है। अच्छा देखिए, हल तो उस वक्त निकलेगा जब आपके यहाँ विल हो। विल मौजूद नहीं है जब सारी कंसंट्रेशन इस बात पर हो कि करप्शन करप्शन और सिर्फ करप्शन, और इसके अंदर ये सारे करप्शन में पांचों घी में सर कढ़ाई में हो और पूरी तरह लूटा जा रहा हो, तो कैसे हल निकलेगा? आप देखें 2001 से लेकर 2005 तक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान साहब बिलोंग्स टू जमात इस्लामी, 380 बसें 4 साल में नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के अंदर आई। आज वो बसें भी नापैद हैं, वो बसें कहां चली गई ये भी पता नहीं है। ग्रीन बसें लाई गई थी शहर के लिए। एक सिटी की जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जब वो 380 बसें ला सकती है अपने 4 साल के टेन्योर में, तो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो मुतवातिर मुसलसल 17 साल से सूबे पर हुकूमत कर रही है, क्यों सूबे के अंदर जो है वो, क्यों शहर कराची के अंदर बसें लेकर नहीं आ सकती? इसका मतलब है आपके पास बिल नहीं है, आपने इस शहर को ऐसे ही छोड़ दिया है। ये शहर, इस शहर के अंदर 40 से 45 लाख मोटरसाइकिलों पर लोग सफर कर रहे हैं। ये सारे आदाद शुमार मौजूद हैं, 45 लाख मोटरसाइकिलें। अब आप बताइए, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, लोग जो है वो उनके पास ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है, ना आपके पास सर्कुलर रेलवे है, ना बसें हैं। लोग जो है मोटरसाइकिलों पर सफर करने पर मजबूर हैं, और मोटरसाइकिलों पर सफर करने के नतीजे में भी जो मसाइल हैं, जब टूटी हुई रोडें होंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होते हैं, रीढ़ की हड्डियों के मसाइल होते हैं। ये आदमी मालूम कर ले, अस्पतालों में मालूम कर ले कितने केसेस आते हैं, हादसात होते हैं। अगर लोगों के पास एक जो है वो मेयारी ट्रांसपोर्ट मौजूद हो, और तो उसके नतीजे के अंदर लोग जो है वो मोटरसाइकिल पर सफर क्यों करें? इसी तरह देखें ना, इस शहर के अंदर हमारी खवातीन बहनें कितनी मुश्किल में सफर कर रही होती हैं, चिंची रक्षा है, कोई अल्टरनेट मौजूद ही नहीं है उनके पास। तो ये तो हुकूमतों का फेलियर है, इनके पास बिल मौजूद नहीं है, और अगर बिल नहीं होगी तो रास्ता भी नहीं निकलेगा। तो फिर तो हम इसी नाउमीदी में रहें मुनीम साहब, क्योंकि कराची के शहरियों की तो सुनने वाला फिर इस वक्त तो कोई भी नहीं है। अगर जो पार्टी हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी है, वो मानने को तैयार नहीं है। आप एज अ ऑपोजिशन यहाँ पर बेबस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ऑपोजिशन का रोल भी क्रिटिसिज्म, या इससे बढ़कर अब क्या है कि आप प्रेशर बिल्ड करेंगे। अगर आपका प्रेशर भी कोई नहीं ले रहा तो फिर तो हम आज इस साल बैठ के बात कर रहे हैं, 2027 में बैठ के यही बात कर रहे होंगे। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन का काम होता है प्रेशर बिल्ड करना। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है कराची का शहरी, हम उस पर बात कर रहे हैं। चाहे ट्रांसपोर्ट का मसला हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का मसला, हम उस पर मुस्तकिल बात कर रहे हैं। देखिए, कराची शहर वो शहर है कि जो सिर्फ सूबाई हुकूमत का मसला भी नहीं है। आप मुझे बताइए, ग्रीन लाइन यहाँ बनी और ये वफाकी मनसूबा था। ये वफाकी मनसूबा 2016 में शुरू हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ? 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत में इसका इफ्तिताह कर दिया गया, इनकम्प्लीट इफ्तिताह कर दिया गया। रेड लाइन का मंसूबा सूबाई हुकूमत का मंसूबा है, 2024 जून में मुकम्मल होना था, अब 2029 में भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। इस पर आदमी हम क्या कर सकते हैं? हम इस पर बात कर सकते हैं, इस पर हम प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन ये सोचने की बात है ना, किधर है मुस्लिम लीग नून, किधर है MQM, किधर है पीपल्स पार्टी? ये सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, करप्शन में सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाजवा साहब को लाने में सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इस शहर कराची की डेवलपमेंट के अंदर ये सारे लोग पार्टनर हैं वफाक के अंदर। इनको इस बात का ख्याल नहीं है कि शहर कराची पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है। इनको कराची की इन दुखों का मदावा करना चाहिए, इन जख्मों पर मरहम रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है। ये आपस के ये मुफादात तो समेटते हैं, लेकिन कराची के शहरियों के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए तो मज़ाहमत की जरूरत है। जमात इस्लामी मज़ाहमत कर रही है, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि इस शहर कराची के मसाइल को हल किया जाए।
अल्लाह करे मुनिम साहब ऐसा ही हो और कराची के लोगों का मसला हल हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मुनिम ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमीर जमात इस्लामी कराची। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर चुके हैं हम, कराची के बेसिक मसलों पे बात कर चुके हैं। सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, बिजली के मसाइल अलग हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और अब रही सही कसर जो ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, मतलब एक इतना बड़ा मेगा सिटी है, इतने सालों से हम यही मसले, यही चीज़ें जो कि एक बेसिक राइट है एक शहरी का, अगर उसको वो नहीं मिल रहे तो फिर गवर्नेंस की मसाइल है या क्या मसला है, वी आर अनएबल टू फिगर इट आउट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, हम क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की जी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में फतह के बाद अब वनडे फॉर्मेट पे हमारी तमाम तर तवज्जो है, निगाहें, जहाँ दोनों टीम्स के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल जो सीरीज़ है उसका आगाज़ 8 अगस्त से होने जा रहा है। हमारी जो कौमी टीम है वो वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है, जो ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम है उसमें तैयारियों का भी आगाज़ हो चुका है। इस बार जो मोहम्मद रिजवान है वो इस बार टीम की क़यादत संभालेंगे, जबकि बाबर आजम भी एक्शन में दिखाई देंगे। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ से शायद की क़यादत में 15 जो रुकनी स्क्वाड है वो उसका ऐलान कर दिया गया है। और अगर तारीखी या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो वेस्ट इंडीज़ को 50 ओवर्स के फॉर्मेट में, जिसे वनडे फॉर्मेट कहते हैं, उसमें पाकिस्तान पर बरतरी हासिल रही है। लेकिन चूँकि हमने हाल ही में जो T20 सीरीज़ है वो 2-1 की फतह से जो ग्रीन शर्ट्स का मोराल जो है वो बुलंद है इस जीत के बाद इस सीरीज़ में T20 में। तो आप देखते हैं कि क्या होगा जी, इस पर हम ज़रा आज तज्जिया लेंगे। लीना मोइन अजीज़ हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच लीना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मरमला, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया शो में। लीना, ये जो हम पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वनडे फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि हमारा मोराल थोड़ा हाई है, हमने T20 सीरीज़ जीती है। बहुत सारे लोग उस पर कह रहे थे कि जी जीत बहुत सारी खामियों को छुपा देती है, बट एट द सेम टाइम मॉरली आपकी थोड़ी बहुत सपोर्ट तो रहती है। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? और इस बार बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जिनको प्लेयर्स को हमने ब्रेक दिया था, वो अब हमें एक्शन में नज़र आ रहे हैं। देखिए, वनडे और T20 में काफ़ी फ़र्क होता है। साइड्स में भी आपने बाबर आजम का जिक्र किया, वो वापस आ रहे हैं, रिजवान कप्तान होंगे, सो डिफरेंट फ्लेवर होगा। T20 जो थी वो अमेरिका में खेली गई थी, वेस्ट इंडीज़ में खेली जा रही है ये वनडे सीरीज़, तो पिचेस का भी फ़र्क होगा, प्लेयर्स का भी फ़र्क होगा थोड़ा बहुत। जहाँ तक बाबर आजम और रिजवान की वापसी का ताल्लुक़ है तो वो कंसोलिडेट होगी पाकिस्तान की टीम, और यकीनन अच्छा एक स्टेप है कि वापस उनको लाया जाए। लेकिन अगर T20 की बात की जाए तो मैं आई वाज रियली हैप्पी कि यंगस्टर्स के साथ पाकिस्तान ने T20 खेला, और क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है, अब आजकल सारी टीम जो है अपने यंगस्टर्स को T20 में चांस देती हैं, और सीनियर प्लेयर्स टेस्ट या वनडे में वापस आते हैं। सो इट्स ए गुड साइन कि बाबर आजम और रिजवान वापस आएंगे, अब्दुल्ला शफीक भी वापस आ रहे हैं साइड में। सो डिफरेंसेस तो साइड में नज़र आएंगे, फॉर्मेट भी टोटली डिफरेंट है। T20 और वनडे फॉर्मेट आर टोटली डिफरेंट फॉर्मेट्स। इफ़ एनीथिंग वनडे इज़ क्लोजर टू टेस्ट मैचेस। 50 ओवर की गेम होती है, तकरीबन पूरा दिन में सिर्फ एक ही दफ़ा दोनों साइड्स बैट करती हैं। सो यू नो ज़रा सा ठहराव होता है वनडे क्रिकेट में, तो वहाँ पर बाबर आजम एंड रिजवान बिल्कुल यूज़फुल होंगे हमारे लिए, और अब्दुल्ला शफीक भी एक बेहतरीन बैट्समैन है। जिस दिन वो फॉर्म में होते हैं तो देखने में मज़ा ही आ जाता है। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग साइड। मीनवाइल वेस्ट इंडीज़ इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइड, उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, तो जिनको पाकिस्तान को अक्लमंदी से खेलना पड़ेगा। सो सीनियर बैट्समैन की वहाँ पर ज़रूरत है अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़ फास्ट बॉलर्स, तो अच्छा हुआ कि वापस आए। लीना, अभी आपने बात की कि बड़ा अक्लमंदी से खेलना पड़ेगा। एक तो होती है टीम सिलेक्शन, हम सिलेक्ट करके भेज दिया और चले गए, वो उस पर कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है, कोई खुश हो रहा है, बट ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट एंड यू नो चैलेंजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है, कि आपने किसको किस तरह से खिलाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और हमने बहुत दफ़ा, ये आप जैसे बहुत सारे सीनियर एनालिस्ट इस हवाले से कंप्लेन भी करते हैं कि जब
कोई डिसीजन ऑन ग्राउंड लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम पैनिक होकर को गलत डिसीजन ले लेते हैं जो हमें भारी पड़ता है और बाद में हम उस पर अफसोस भी कर रहे होते हैं। डू यू एग्री कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन को हमें थोड़ा टेक्निकलिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा अगर हमें कोई राइट डिसीजंस लेने हैं और एट द स्पॉट कोई ज़रूरत है? देखिए क्रिकेट जो है ना बड़ी टेक्निकल गेम है। जो कप्तान होता है ना ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। टेक्निकली कैसे खिलाना है, किस गेम में किस प्लेयर को खिलाना है, किस ऑपोजिशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे एक प्लेयर को हैंडल करना है, वो भी बड़ा एक बहुत ही जो है एक ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। रिजवान एक जो है काफ़ी एक्सपीरियंस कप्तान है, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते हैं, पाकिस्तान की कप्तानी करते हैं। सो हमें एक डिफरेंट फ्लेवर नज़र आएगा कप्तानी का, एक यूजेज का भी डिफरेंट प्लेयर यूजेज का भी डिफरेंट फ्लेवर नज़र आएगा। वो एक्सपीरियंस इस तरह भी है कि वो पहले वेस्ट इंडीज़ में खेल चुके हैं, सारी दुनिया की लीग्स खेलते हैं, तो उनको पता है कि किस प्लेयर को कहाँ खिलाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने अभी T20 देखी है उसके बाद अब वनडे देखेंगे तो प्लेयर्स का भी डिफरेंस नज़र आएगा, थोड़ा बहुत बॉलिंग अटैक में भी डिफरेंस नज़र आएगा, पिचेस का डिफरेंस नज़र आएगा। सो आई मीन इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चेंज फ्रॉम T20 टू वनडे। और डिफरेंट क्योंकि प्लेयर्स आ रहे हैं, उनकी फॉर्म को भी हम देखेंगे किस प्लेयर की कैसी फॉर्म है और पिचेस कैसी हैं। मुझे लगता है कि ये जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं, ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में मैचेस हो रहे हैं, लारा स्टेडियम में, नया स्टेडियम, तो मुझे लगता है 250-300 के बिटवीन अच्छा स्कोर होगा। बट ये सारी चीज़ें ना हमें अनफोल्ड होती हैं जब पहला मैच होता है, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है। सो आई मीन दिस cricket is an extremely technical game and that is why it's such a it's like chess। आप चेस खेलते हैं ना, हर मूव टेक्निकल होती है, सोच के करनी पड़ती है, इसी तरह क्रिकेट में भी होता है। एंड आई एम श्योर कि ये टेक्निकलिटीज़ आप लोग बहुत बेहतर समझते हैं, बट वही बात है कि ट्रिकी होते हैं और वही चीज़ जो अनफोल्ड होती है आफ्टर फर्स्ट मैच। ज़ाहिर है हमें सिचुएशन पिच का आइडिया होता है, प्लेयर्स की जो साइकी है वो किस तरह से ग्राउंड में उतरे हैं, बॉडी लैंग्वेज है, एंड एवरीथिंग मैटर्स। वेस्ट इंडीज साइड के हवाले से लीना आप अपना तज्जिया दीजिएगा। ज़ाहिर है हम यहाँ पर अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को लेकर जा रहे हैं, ज़रा वेस्ट इंडीज साइड के हवाले से भी हमें बताएं। देखिए वेस्ट इंडीज़ जो है ना अभी हाल ही में उन्होंने अभी एक टेस्ट सीरीज़ खेली है जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेली है, जिसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। वो सारे मैचेस जीत सकते थे लेकिन टेम्परामेंटली उन्होंने वो मैचेस नहीं जीते, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ जीत ली। सो वेस्ट इंडीज़ एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड साइड है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को जो मैच जीतने में दुश्वारी आती है ना वो उनके टेम्परामेंट की वजह से आ जाती है, फिनिश नहीं कर सकते। एक जो मैच फिनिश करना होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पाकिस्तान की भी अगर वीकनेस आप पिछले कुछ सालों में देखें तो हम सेमीफाइनल फाइनल्स में पहुँचे, सीरीज़ जीतने के करीब पहुँचे, लेकिन हम वो सारी चीज़ें नहीं कर सके ज़्यादातर बिकॉज हमारा फिनिशिंग का टेम्परामेंट नहीं है। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ का भी उनके पास जेडन सील्स हैं, दोनों जोसेफ फास्ट बॉलर्स हैं, शमार और दूसरे वाले तीनों फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं उनके पास, बैटिंग भी उनकी टैलेंटेड है। लेकिन जब मैच फिनिश करने की बारी आती है ना तो वेस्ट इंडीज़ भी पाकिस्तान की तरह मैच को फिनिश नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि एज अ साइड आपके पास जब मौका हो मैच फिनिश करने का, मैच जीतने का, तो आप लें, अपने हाथ में लें। तो अब दोनों साइड्स ही ऐसी हैं कि मैच फिनिश करने को अभी आजकल दोनों को ही मुश्किलात हो रही हैं। पाकिस्तान की भी नई साइड है, नए प्लेयर्स हैं काफ़ी, लेकिन अब बाबर और रिजवान वापस आए तो मुझे कुछ ये उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतर मैच फिनिश करेगा। टैलेंट वाइज इक्वल ही है दोनों टीम्स, पाकिस्तान भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर साइड है, वेस्ट इंडीज़ भी बहुत टैलेंटेड है। अब ये ऑन द डे कौन प्रेशर अच्छा हैंडल करता है, कौन फिनिशिंग एबिलिटी अच्छी दिखाता है, उस पर डिपेंड करेगा मेरे ख्याल में तो ज़्यादातर ये जो इसके रिजल्ट्स हैं सीरीज़ के। आई एम श्योर कि कौन बेहतर परफॉर्म करता है, और जाहिर है कि ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि एट द एंड ऑफ द डे हम एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हो जिसमें वन साइडेड चीज़ें ऑब्वियसली समहाउ क्रिकेट फैंस को भी लीना डिसअपॉइंट करती हैं जब हम वन साइडेड मैच देखते हैं, और फिर वो जो एक अच्छा एक आइडियल क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है उसको भी डैमेज करता है समहाउ। डू यू एग्री? आई एग्री एब्सोल्युटली, बिकॉज यू नो कांटे का, जिसको हम लोग क्रिकेट की ज़बान में कहते हैं ना, कांटे का मैच है वो। जब कांटे का ही मैच होता है तो ही मज़ा आता है। वन साइडेड मैच में तो किसी को भी कुछ भी इंजॉय नहीं करते, बिकॉज स्पोर्ट आप जर्नली इसलिए देखते हैं कि आप फियर्स
कंपटीशन देखें, मतलब दोनों साइड्स जो हैं अपने सींग पूरे लड़ा दें और पूरा जीतने के लिए अब मतलब पिच पे अगर खून भी बहाना पड़े तो बहाए। सो वन साइडेड मैच तो कोई भी इंजॉय नहीं करता। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। और यहाँ पर कांटे के मैच हमें नजर आएंगे क्योंकि दोनों साइड्स की जो कॉम्पोजिशंस हैं, जो टेम्परामेंट्स हैं, जो रिसेंट हिस्ट्री है वो मिलती है। सो वी विल सी वेरी क्लोज मैचेस and the pitches would be much better in the West Indies than they were in America, because America एक नया मेरे ख्याल में तो कोई मतलब एक कमर्शियल टाइप ऑफ एंडेवर था ये। क्रिकेट को कोई कुछ तो ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ इसको करने से, लेकिन अब जब वेस्ट इंडीज़ में वापस आया क्रिकेट तो क्राउड्स, फ्लेवर, पिचेस, ये सब आपको कांटे का नज़र आएगा। एंड होना भी ऐसे चाहिए बिकॉज स्पोर्ट्स विदाउट कंपटिशन, without a fight, without the matches going to the last straw, the last nail, तो वो फ़ायदा नहीं होता। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच लीना, बहुत शुक्रिया। लीना मोइन अजीज़ हमारे साथ मौजूद थी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के साथ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का 8 अगस्त को आगाज़ होने जा रहा है। वी होप कि अच्छे हाई स्कोरिंग मैचेस हों, कांटेदार मुकाबला हो, तभी मज़ा आएगा ना क्रिकेट देखने का। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।